औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह, कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट टाइम जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वो जानते हैं कि हमने सेशन किया था नॉर्मल साइकोलॉजी के ऊपर, और आइडिया हमारा ये था कि हम वो सब ट्रेड्स जान सकें जो कि एक इंसान की नेगेटिव पर्सनैलिटी का पार्ट बन सकते हैं, ताकि हम जितना उनको जान पाएंगे उतना ही उनको हम अपने अंदर से रेक्टिफाई कर सकेंगे। बेसिक आइडिया डिस्कस हुआ था, टाइम की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज इसको कंटिन्यू करते हैं, ख़त्म कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें जल्दी इंशाल्लाह। बुक वही है, नॉर्मल साइकोलॉजी, इसका 12th सेशन, 12th एडिशन है, और ये बहुत फेमस टेक्स्ट बुक है नॉर्मल साइकोलॉजी की। लास्ट टाइम ये बात हुई थी और यहीं से हमने एक डिसकंटिन्यू किया था, तो आई थॉट कि इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। 3 पार्ट्स थे। द वेरी फर्स्ट टाइम जो उसने माइंड साइकोलॉजी हमें प्रेजेंट की, उस बंदे का नाम सिगमंड फ्रॉइड था, और ये न्यूरोलॉजिस्ट था। और इन्होंने पहली दफ़ा जो है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर को या पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को, ब्रेन तो खैर एक फिजिकल चीज़ है ना, हम टच करके अपने स्कल को हाथ लगा के देख सकते हैं, बट ब्रेन के अंदर वो ट्रेड्स जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं उसको उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ना, ईट, ईगो और सुपर ईगो में। ईट का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ईट क्या होती है। ईट का उन्होंने बताया था, सिगमंड फ्राइड ने डिवाइड किया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो पहली पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, जो एनिमल साइकोलॉजी डेवलप होती है, जो सर्वाइवल के मैकेनिज्म पे काम करती है, हमें खुद भी पता नहीं होता। जैसे ही इंसान पैदा होता है, तो आप लोगों को भी आवाज़ आ रही है काइंडली, अगर कोई आप थम्स अप कर दे मुझे। आई एम नॉट श्योर आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यस, श्योर, गुड, थैंक यू। तो बात ये हुई थी कि ईट जो है, जैसे ही एक इंसान पैदा होता है तो उसकी पहली पर्सनैलिटी जहाँ डेवलप होती है वो ईट के ऊपर होती है। ठीक है, ईट जो है वो पहली पर्सनैलिटी का मैकेनिज्म है। आपकी पर्सनैलिटी का, इंसानी पर्सनैलिटी का पहला मैकेनिज्म जो है वो ईट पे खड़ा है। ईट के बारे में उन्होंने बताया था कि जैसे इंसान दुनिया में आते हैं, तो बच्चा तो शुरू तौर पे अपनी सारी ज़रूरतों को पूरे कर रहा होता है ना, बच्चे को बात करने का होश नहीं होता, कॉन्शियसनेस नहीं होती, इन्वायरमेंट के साथ वो अपनी सिर्फ ज़रूरतों को पूरा कर रहा होता है। तो वो ईट है जिसको बताने का सिग्मंड फ्राइड ने कहा, हमें बताया। सजीला, आपका ना बार बार ऑन हो रहा है, पहले उसको म्यूट कर लें, सजीला बहन। तो बट ये बात आई मेंट टू से कि ईट जो है आपकी, वो बेसिक आपकी जो बायोलॉजिकल एनर्जी है ना, जितनी भी आपकी सर्कश एनर्जी है बॉडी की, वो इट है। और इट के बारे में हमेशा ये बात होगी कि इट हमेशा आपके कॉन्शियसनेस से पीछे होगी। मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इट पीछे से जो मैकेनिज्म हमारा इन्वॉल्व, सजीला बहन का ना माइक बार बार ऑन हो रहा है, तो काइंडली आपको खुद म्यूट करना होगा। तो जो हमारी एनर्जी बार बार हमारी बॉडी को जो है ना सबकॉन्शियसली कंट्रोल कर रही है, वो इड है। और आपको समटाइम खुद भी पता नहीं होता ना इस एनर्जी के बारे में, क्योंकि ये सब कॉन्शियसली कंट्रोल हो होती है और हर बंदे में होती है। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि हमें फूड चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें एलिमिनेशन जो है वो, मतलब ये किसी को मतलब किसी को हटाना अपनी जगह से, दुश्मनी आ रही है, वांट चाहिए, अफेक्शन चाहिए, मोहब्बत चाहिए, हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ये सब जो बेसिक डिज़ायर्स हैं, जो हमारे सर्वाइवल का मैकेनिज्म है, जो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को सर्वाइव करती हैं इस दुनिया में, वो इट के थ्रू कंट्रोल होंगी। ठीक है, उसकी बेसिक सोर्स जो पीछे से इट के थ्रू आ रही होगी। मतलब ये उसका कहना था सिगमंड फ्राइड का। अब अ, अगर इसको नफ्स का ऐसे रिलेट किया जाए, तो नफ्स क्या है? नफ्स को कुरान पाक में अगर देखें तो बहुत ही मल्टीफोल एस्पेक्ट है ना। नफ्स का ऐसा वर्ड है जो कुरान पाक में बहुत सी दफ़ा, मतलब इंसान बात बात ही नफ्स नफ्स से शुरू होती है। और नफ्स के 3 टाइप तो सारे जानते हैं, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइना। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि मैं फिट नहीं करी, ज़बरदस्ती फिट नहीं करी कि मुझे लाजमी इसके अंदर कोई ना कोई नफ्स की कैटेगरी फिट ही करनी है। बट रिलेटिवली हम देखेंगे क्या ही फिट मुमकिन है कि हम 1 to 1 को रिलेट कर पाएँ इन 3 टाइप ऑफ साइकीज को, 3 टाइप ऑफ नफ्स के साथ जो कुरान पाक रिलेट करते हैं। क्योंकि कुरान पाक तो ये बता यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहले जो लास्ट सेशन हुआ था, तो मैंने पता था कि मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, बहुत ही मशहूर बात है, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब सिगमंड भाई का मसला ये है कि जो भी बात करें ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें ना, इसमें फिर वो रिलीजियस का एलिमेंट, मजहब का एलिमेंट जो है ना, वो बहुत निकल जाता है हमारी जिंदगी से। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको खाली साइकोलॉजी की बुक पढ़ा दूँ ना, क्योंकि फिर मुझ में और किसी एथिस्ट में फ़र्क ना रहा। तो प्राइमरी गोल ये था कि जहाँ कहीं ये सब बातें कुरान पाक से या हमारी ज़िंदगी से जहाँ पे लिंक अप हो, तो वहाँ पे करेक्शन भी करवा दी जाए। तो मैंने टाइटल भी यही रखा था ना, मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बहू। अब नफ्स तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि नफ्स हमारा भी हो सकता है, नफ्स में खराबी भी हो सकती है और नफ्स मुतमइन्ना
भी हो सकता है, नफ्स एक टाइप में उधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। अब वो ये जो आया है ना कि जिसने अपने आपको पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, ये ना एक वो है, अक्सर हज़रत अली से मंसूब किया जाता है इस चीज़ को, या नई पाक की हदीस मुबारक में ख्याल में, कोई मुझे क्लियर बताइएगा ये मुहावरा कहाँ से आ रहा है, ये जो स्टेटमेंट है मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बहू, इसका सोर्स कहाँ से आ रहा है इस स्टेटमेंट का? क्योंकि मैंने अक्सर बस सोचती थी कुरान पाक में ये चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी, कुरान पाक तो ऑथेंटिक है, तो ये मुझे कुरान पाक में कहाँ से मिलेगी? तो आज ही मुझे ये आयत मिली, आई थिंक सूरा, मुझे भूल गया, आई थिंक सूरा, मैं आपको बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगी किस सूरा की आयत है, रेफरेंस में लेना भूल गई हूँ, लेकिन ये आयत कुरान पाक से मैंने आज ही मुझे मिली है। और इस आयत को पढ़ें ज़रा, ये आयत हमें क्या बता रही है कि उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। नसूरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह को बुला दिया, तो जब उन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी जानों को भुला दिया, फनसाहुम अनफुसहुम, कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी जानों से जो है निगलेक्ट कर दिया। ये बहुत ही गहरी आयत है। फिर मतलब बता रहे हैं उलाइका हुमुल फासिकून, फासिकून पता ना मुनाफिकों की एक कंडीशन है। तो अहले ईमान तो कभी अपने नफ्स को नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि अब जब आप यही बताया जा रहा है कि जो अल्लाह को, ये इसमें ना रिवर्स इंजीनियरिंग हुई हुई है, मतलब वाइस वर्सा है ना, अपने आप को पहचाना तो रब को पहचाना, या जब उल्टा कर लें कि रब को ना पहचाना तो फिर आप अपने आप को ना पहचाना, काइंड ऑफ ये चीज़ है ना कि जिसने फिर अल्लाह को, जो अल्लाह को भूल गया तो अल्लाह ताला ने उसको उसका नफ्स भुला दिया। इसका मतलब ये है कि जब नफ्स भुलाने का मतलब ये है कि आप अपने कॉन्शियसनेस को भूल गए, और इसका मतलब जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि फिर आप नफ्स की उस कैटेगरी में चले गए जो कि फिर नफ्स हमारा है, मतलब बिल्कुल आपका सब कॉन्शियसली अपनी लाइफ को डील करना, लाइफ का पर्पस नहीं आप समझ रहे। ये मुझे लगता था कि ये आयत इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी जो सिगमंड फ्राइड की साइकोलॉजी है ना, ये उसके साथ रिलेट कर रही है, लेकिन इसमें यह है कि बस उसमें मज़हब का तड़का नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको मज़हब का तड़का का लगाना, मतलब मज़हब के बगैर तो कुछ है ही नहीं, तो मज़हब के साथ इसको लिंक अप करने की कोशिश करें सारी कहानी को, कि इट जो है वो आपकी सब कॉन्शियस एनर्जी है, जो आपको सर्वाइवल के मैकेनिज्म के लिए भेजी गई है, जो आपको एक जानवर की सतह पे रखती है ना, जो किसी भी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए लाजमी है। लेकिन जब एक इंसान, कोई भी इंसान, अगर तक कल जीना का मतलब है कोई भी जनरल पब्लिक से बात हो रही है, तो भैया जनरल पब्लिक जब आप अल्लाह को भूल जाएंगे तो फिर आप अपनी कॉन्शियसनेस के जो लेवल है ना सर्वाइव, उस पर्पज ऑफ लाइफ जो उससे गिरेंगे, और फिर आप लिबिडो एनर्जी पे सर्वाइव करेंगे एक इंसान की तरह, दुनिया में आए, खाया पिया, शादी की, बच्चे पैदा किए, बुढ़ापा आया एंड मर गए। तो यही मुनाफिक काफिरों का भी ख्याल था ना कि हम तो बस जिंदगी में आते हैं, फिर बूढ़े नबी पाक से सवाल भी करते थे कि हम तो बस जिंदगी में खाने पीने बूढ़े होने के लिए आए हैं, या फिर हमें किस अल्लाह की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक ये इस आयत को ना आपने मजीद सबने खुद फिगर आउट करना है कि ये आयत जो है मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बहू की के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है, और हमें बता रही है कि हमने जो है वो अपने नफ्स के थ्रू अल्लाह को कैसे पहचाना है। तो अल्लाह ने बता दिया कि अच्छा, मुझे ना अक्सर ना कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा मुझे ना इस पर रुकने दें, मुझे थोड़ा सा और बात करने दें इसके ऊपर। हाँ, हम अक्सर कहते हैं ना कि मुस्लिम में तो मुसलमानों के घरों में पैदा तो हम हो गए हैं, बट सवाल ये पैदा होता है कि जी हमारे से क्या ताल्लुक है, मतलब अल्लाह अल्लाह हमें ऐसे ही मिल गया है। तो अक्सर हम मुझे हमारे बात हो रही होती है तो आप इसमें तो हम ये बात बात कर रहे होते हैं कि अल्लाह ऐसे नहीं मिलता ना, अगर लाइला पढ़ भी लिया और मुसलमानों के घरों में पैदा हो भी गए, तो क्या बस अल्लाह में मिल गया? दैट्स इट, इट्स नॉट लाइक दैट। हर बंदे ने अपने नफ्स के थ्रू अपने अल्लाह को खुद पहचानना है, ये ऑब्लिगेशन है हर बंदे के ऊपर, जैसे अहद लस भी कहते हैं ना कि हम सब अल्लाह से अहद करके आए हुए हैं। तो ये वो उसकी तरफ इशारा कर रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर दूसरी जो कैटेगरी सिगमंड फ्राइड ने हमें बताई है नफ्स की, वो है नफ्स लवामा। नफ्स लवामा जो है वो आप इस तरह से ले लें कि जो आपकी पहली नफ्स था ना, नफ्स अमारा, जो इट था, वो बेसिकली सर्वाइव कर था किस मैकेनिज्म के ऊपर, मैकेनिज्म ऑफ प्लेयर के ऊपर, मतलब उसका सारा जो प्रिंसिपल है ना वो प्लेयर प्लेयर प्रिंसिपल है, उसको 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 अपनी खुशी चाहिए। नफ्स अमारा, इट को हमेशा अपने आप को खुश करना होता है, उससे नहीं परवाह होता कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने आप के लिए हमेशा प्लेयर सीकिंग होता है हमेशा। ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो नफ्स लवामा है ना, जिसको सिग्मंड फ्राइड के में हम रिलेट करें, तो सीम्स है कि ये बनता है हमारे पास ईगो। अब जो ईगो है ना, इसका ये ईगो हमेशा ना प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे काम कर रहा होता है। ये इट जो है ना, इट की जो बात करें तो इट जो है वो क्या है, मोटिवेटेड बाय द प्लेयर ऑफ प्रिंसिपल। आप देखिए कुरान पाक में अल्लाह हमें ये नहीं बता रहे होते कि जिंदगी इन्नमल हयात दुनिया लहू व लअब, कि दुनिया की जिंदगी जब आप नफ्स अमारा पे गुजार रहे होते हैं तो सिर्फ खेल तमाशा है, प्लेयर प्रिंसिपल है। ये मैं नहीं कह रही, ये सिगमंड फ्राइड की साइकोलॉजी है, मतलब एक नॉन मुस्लिम की फिलॉसफी है कि जो आपकी बॉडी की सब कॉन्शियस एनर्जी है वो आपको प्लेयर सीकिंग की तरफ ड्राइव करती है। एक सिंगल लाइन में जो इट की डेफिनेशन है कि जब आप अपनी नफ्स के लिए प्लेयर सीकिंग होते हैं, तो
मतलब कहते हैं जरूरी सर्वाइवल के लिए सब जायज़ है आपको। आपको शादी भी करनी है, आपको खाना पीना भी है, आपको घर भी चाहिए, अपनी जान का तो हमें सर्वाइवल करना ही करना है, लेकिन जो ना एक्स्ट्रा प्लेयर सीकिंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है ना। तो ये वो ईद है जो आपको एनी टाइम मोटिवेट कर रही है। लेकिन ये ईद को ऐसे ना, क्योंकि हम हिमाने नाते का ना पता ना, आपको सोशल एनिमल्स हैं, जंगलों में अकेले अकेले तो रहते नहीं है। तो जब इंसान इकट्ठे मिलकर रहता है तो ईद जो है ना इतनी सर्वाइव कर नहीं सकती। फिर आता है नेक्स्ट टाइप, और वो है जी नफ्से लवामा, या सिगमंड फ्राइड की कैटेगरी में इसको हम ईगो कहेंगे। अब जो ईगो है नफ्स, वो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो रियलिटी प्रिंसिपल है। समझने की कोशिश कीजिएगा इसे, कि जो ईगो है ना, सिगमंड फ्राइड कहता है, वो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे बेस करती है। मतलब जैसे ही आप बड़े होते हैं तो ईगो जो है वो आपकी डेवलप होना शुरू होती है, और आपको पता चलता है कि आप अपनी हर काम नहीं कर सकते। आपके कुछ जिंदगी कुछ असूलों है ना, असूल है, उनके तहत आपको जिंदगी गुजारनी है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो बचपन में जब मर्जी चाहे सो सकता है, पर जैसे ही वो साल 2 साल का होने लगता है तो माँ उसकी ना एक रूटीन बनाती है कि तुम इस टाइम सो सकते हो या इस टाइम नहीं सो सकते, या खाना पीना है। तो छोटे बच्चे को तो जब भी भूख लगती है हम उसके मुंह में फीडर लगा देते हैं। लेकिन बड़े बच्चों को हम ऐसा नहीं कहते ना, हम कहते नहीं, अब आप 3 टाइम जहाँ जब बड़े बड़े खाना खाएंगे आप भी साथ खाएंगे। तो इस तरह हम अपनी लाइफ को हैबिट डेवलपिंग शुरू करते हैं ना। और ये हैबिट डेवलपिंग आपके कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर रही होती है, डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। और ये सारी डेवलप होती है आपके किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी के ऊपर, ठीक है। और यहीं से अच्छा, इसमें और सिगमंड फ्राइड में और कॉने पार्क में क्या फर्क आ रहा है। सिगमंड फ्राइड की जो जो ईगो है ना, जिसको वो सेकंड पर्सनालिटी ईगो कह रहे हैं, वो इसलिए डिफरेंट है कि इसमें वो सेंस ऑफ मोरालिटी नहीं है, सेंस ऑफ जजमेंट। मतलब सिंपल एक रियलिटी प्रिंसिपल है, मतलब रियलिटी समझते हैं कि बस उसने हिसाब किताब लगाया कि मैं अब दुनिया में रह रहा हूँ तो मैं अब इतनी ईट को मर्जी नहीं कर सकता, तो उसने कुछ कहा कि चलो जब, इसमें वो ये कहता है कि जब तक आपकी मजबूरी है ना, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ईगो एक ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रही है आपकी सुपर ईगो और आपके इट के भी, इट के बीच में ना। लेकिन जो नफ्से लवामा है उसमें मजहब का फैक्टर भी आता है, यानी कि जब इसको रिलेट करें ना उसके साथ, रियलिटी प्रिंसिपल सही लफ्ज नहीं है, क्योंकि ये इंसान को खुद गर्जी सिखाता है, सेल्फिशनेस सिखाता है, या आप आखिरत से यकीन हटाता है। अगर आप इस वर्ड को आप सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट से रिलेट कर लें ना, जजमेंट से रिप्लेस कर लें कौने पाक्स के साथ, तो फिर ये मुझे वर्ड जो है वो पहले तो ये अप्रोप्रिएट है, फिर ये बेस्ट अप्रोप्रिएट होगा ना, क्योंकि अल्लाह कहते हैं वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा, अल्लाह ने कसम खाई है उस नफ्स की जो अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है। अल्लाह देखिए, ये बहुत बड़ी कसम है। कुरान पाक में नफ्स लवामा की कसम खाई गई, यानी कि ऐसी पर्सनैलिटी जो एनी टाइम अपने आप को क्या कर रही है, ट्रेन कर रही है। और ईगो भी ये कर रही होती है, एनी टाइम आपको एक की बेपनाह सरकश नजर से हटा के सुपर ईगो की तरफ लेके जा रही होती है। तो सूरह क़यामा की जो आयत नंबर 2 है, ये आप नफ्स से रिलेट करें तो आपको समझ में आएगी कि इट क्या हो सकती है। ये पॉसिबली अगर इट नहीं आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, आप सोचें तो आपकी आपकी बॉडी में किस किस्म के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, आज वही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ना। तो हमने इट को डिस्कस कर लिया और हमने ईगो को डिस्कस कर लिया। थर्ड कैटेगरी जो सिगमंड फ्राइड की कमी आती है वो सुपर ईगो है। अब सुपर ईगो कैसे काम करती है, सुपर ईगो वो ये कहता है कि सुपर ईगो जो है ना वो आपके चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये क्या होती है, ये एब्सोल्यूट सेंस ऑफ गुड होती है। वो ये कहता है एब्सोल्यूट सेंस ऑफ गुड होती है, ठीक है। और वो हमेशा कोशिश कर रहा होता है कि अपनी ईगो को, सुपर ईगो को डेवलप कर सके। मैं आपको मिसाल देती हूँ, इसको जरा और से देखिएगा ये क्या है। आखिरी लाइन देखिएगा, आखिरी लाइन बता रही है कि सुपर ईगो aspires to perfection and when we fail to live up to that standards we feel guilty। I mean देखिए, हर वक्त तो हम परफेक्शन की स्टेट में नहीं होते ना। जब हम अपने दुनिया के मामलात कर रहे होते हैं तो मुझे भी पता होता है कि अगर मैंने खाना खाना है तो खाना खाने के 100 तरीके हैं, आस्ता खाना है, चबा चबा के खाना है, हर काम करने के एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है दुनिया में। लेकिन सम टाइम उनको नहीं फॉलो कर रही होती ना, दरमियान दरमियान में कहीं होती हो, तो उस टाइम जो अगर एक दफ़ा स्टैंडर्ड हम सीख लेते हैं ना, तो सुपर इको हमेशा हमें चाह रही होती है कि खाना खाओ तो अपने बेस्ट मैनर्स में खाओ, किसी से बात करो तो अपने बेस्ट मैनर्स में बात करो। और आपने अक्सर नोट किया होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और हम तेजी में खाना खा लेते हैं, मैं मिसाल दे रही हूँ, तो आपको अक्सर लगता है ना कि यार ये खाना सुकून से भी नहीं खाया मैंने, मतलब आपको अपने पर खुद ही ये गिल्ट आ रहा होता है कि खाना भी सुकून से नहीं खाया या सही तरह से नहीं खाया। तो जब आप शोर में आ जाते हैं, आपको पता होता है कि हर काम का एक स्टैंडर्ड जहाँ पे मेंटेन करना है, और फॉर सम रीजन अगर हम वो नहीं कर पाते, तो वो पर्सनैलिटी आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आप अपने आप को, आप समझ रहे हैं, कोई बाहर से नहीं, देयर इज नो वन आउटसाइड, ये आपके अंदर ही 3 लोग मौजूद हैं। एक नाम का घोड़ा, सरकश घोड़ा, बागी घोड़ा, और ईगो और सुपर ईगो। तो ये जो ईगो है ना, ये आपको बता रही होती है, खुद ही बता रही होती है कि नहीं तुमने आज ये काम ठीक नहीं किया, देन वी फील गिल्टी। यू सी कि सुपर ईगो क्या ह्यूमन में मौजूद होती है। तो इसको कुरान पाक में कैसे देखा गया सुपर ईगो को, कुरान पाक में इसको देखा गया है नफ्से मुतमईना के तौर पे, ठीक है। जब अल्लाह कहते हैं ना कि जो नफ्से मुतमईना है, उसको अगर आप सुपर ईगो से रिलेट करें तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी।
बाकी ये मैंने पुरानी स्लाइड मेरे पास एक थी, ये खैर इस बुक का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहिए कि मसला ये है कि अब सारे में से जो है ना सिगमंड फ्राइड ने जो रूह का फैक्टर है ना स्प्रिट का, वो गायब कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट बात ही, इसके बगैर इस्लामी साइकोलॉजी कंप्लीट नहीं होती। तो इतना फिर बाद में टाइम मिले ना मिले आपको बताने का, तो यू मस्ट नीड टू नो कि जब हमारे बिहेवियर जहाँ पे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी और उसके साथ ही हमारी जो अकल है वो रेजोनेट करके कॉग्निशन दिखा रही होती है। और लेकिन जो बैक एंड पे रूह का फैक्टर है ना अमर रब्बी, वो मत भूल जाइएगा, क्योंकि उसी की वजह से फिर हम पूरी कायनात में जोड़ते हैं। और हमारी रूहों ने वादा किया है, नफ्सों ने वादा किया है वैद अलस का। तो बस सारी जो भी हम जिंदगी में काम करते हैं ना, पैदाइश से लेकर मरने तक हम जो भी काम कर रहे होते हैं, आप इवन मैं आपसे अगर इसको बात भी कर रही हूँ, तो आप मुझे सुन रहे हैं, बट आई एम लाइक अ मशीन ना, एक मशीन है जो जिसके अंदर सारी ये बुक साइंस चल रही है, बायोलॉजी का साइंस चल रही है, और मैं उसके थ्रू एक लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रही है, वॉइस आप तक जा रही है। तो दैट लैंग्वेज दैट, अगर इसको हम अपने अल्टीमेट पर्पस को आइडेंटिफाई नहीं करते ना, सारे के साथ हर एक ने अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना है, जो मैं बोल रही हूँ। तो ये तो खैर पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ जो मेजर बिगर पर्पस है, दैट कम्स फ्रॉम दिस रूह, क्योंकि रूह हमारी जो है वो अल्लाह से अहद में वादा करके आई हुई है। तो अल्लाह कुरान पाक में ये बताया कि जो फिर अपना वादा भूल गए हैं, जो अल्लाह को भूल गए ना, पॉइंट समझे, अलस्तु बिरब्बिकुम, जो मैंने आपको पहली आयत बताई थी कि जो फिर अल्लाह को भूल गया, अल्लाह ने उनको अपना आप भुला दिया। तो फिर जो यहाँ से जो रूह अपने अल्लाह को भूल जाती है ना, अपने क्रिएटर को भूलती है, वो फिर जाके कहाँ गिरती है, ऊपर की तरफ जो है ये बिहेवियर में गिरती है। सिंपल सी बात है, सिंपल इज दैट, कि जो अल्लाह को भूल जाएगा, कौन पाक कहता है कि फिर उसको हमने अपना आप भी भुला दिया, वो अपना आप भूल जाता है, अपने नफ्स को भूल जाता है। नफ्स का मतलब ये है कि अपने शोरी नफ्स को भूल जाता है। आगे चलते हैं। एक और नया कंसेप्ट इस बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे ना ये कंसेप्ट खत्म हो गया है। जो नया कंसेप्ट है ना वो है कॉग्निशन का। कॉग्निशन हम सब सुनते आते हैं जी, कॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, बॉडी का कॉग्निशन इंपॉर्टेंट। कॉग्निशन क्या है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कॉग्निशन पता क्या है, हमारी बॉडी में चीज़ों को परसीव करने की एबिलिटी है। मैं आपको तस्वीर से समझाती हूँ। ये तस्वीर देख रहे हैं, कितनी कितनी ज़बरदस्त तस्वीर है। इसमें एक एम्बुलेंस जा रही है, एक बच्चा भी सुन रहा है, और एक जो है वो बच्ची भी सुन रही है। आप दोनों के बॉडी के जो है ना वो देखें, एक्सप्रेशंस देखें। बच्चा डरा हुआ है और बच्ची जो है ना वो खुश हो रही है। अजीब सी बात नहीं है, एक ही फिनोमिना जो एनवायरनमेंट से आ रहा है, उस पर दो डिफरेंट तरह के आपके बिहेवियर्स आ रहे हैं। बच्ची चूंकि पॉजिटिवली कॉग्निशन पे परसेप्शन, उसके बाद बच्ची की जो कॉग्निशन है, परसेप्शन है, वो पॉजिटिव है। तो उसकी वजह से बच्ची का कह रही है कि देयर इज समवन इज गेटिंग हेल्प, जो भी बीमार है ये उसकी हेल्प के लिए जा रहा है। अदरवाइज एम्बुलेंस की मूवमेंट उसको ये लग रहा है कि किस जो भी बीमार है उसकी हेल्प होने जा रही है। बट ऑन द अदर साइड बच्चा जो है ना वो जो है ना वो कह रहा है कि नहीं, साइलेंट मीन्स समबॉडी इज इन ट्रबल। देखिए बातें दोनों ठीक है, एक ही क्लास आधा भरा हुआ, एक क्लास आधा खाली भी होता है। और शायद यही हमारा मसला है इस पर, कि हम सब जो है ना वो नेगेटिव पार्ट में अगर बॉडी को बिहेव करवाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो डिप्रेसिव मोड में चली जाती है। और कुरान पाक आप देखेंगे, साइंस भी हमें कह रही है कि आपने, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई हुई है, नेगेटिव ट्रेड्स पे हुई हुई है कि पॉजिटिव ट्रेड्स पे हुई हुई है। एनी टाइम आपको इन्वायरमेंट से सिग्नल आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको भी ये बात कर रही हूँ, अभी सोचें मैं आपको, तो आपके जहन किसी के जहन में तो ये भी आ रहा होगा कि ये क्या डिप्रेसिव बातें कर रही हैं, डराई जा रही हैं, क्यामत की बात कर रही हैं, ओहो अब तो ऊपर जाके बड़ी मार पड़ने वाली है। एक पॉजिटिव आप मतलब नेगेटिव बात किसी के दिमाग में ये भी आ सकती है। पर अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है और मेरी बातों को पॉजिटिव, तो बातें तो मैं सही नेगेटिव करी ना मतलब सेशन का नाम ही अब नॉर्मल साइकोलॉजी है। बट अगर आपकी बॉडी पॉजिटिवली ट्रेंड हुई है तो आप उसको इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे ना, कि नहीं मैंने ये चीज़ें नहीं करनी। इट मीन आप जो है आप पॉजिटिव कॉग्निशन के अंदर हैं। यू सी माई पॉइंट, कि एक ही इन्वायरमेंट आपको समझाने का मकसद ये है कि आप जब कल कल आपने सारे दिन प्रैक्टिस करनी है, छोटी सी एक्सरसाइज कीजिएगा। दिन में 100 तरह की ऐसी बातें होती हैं जो आपकी बॉडी को पे बाहर से हमलावर हो रही है, इन्वायरमेंट के अंदर से। हर एक का अपना इन्वायरमेंट होता है, किसी के कोई मसले हैं, किसी के कोई मसले हैं, आपको नेगेटिव ट्रेट्स हर तरफ से बाहर से आप पे अटैक हो रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है ना वो पॉजिटिव रखना है, हर बात पे पॉजिटिवली देखना है उसको, कि ठीक है हो जाएगा, खैर है। अगर आप नेगेटिव सवाल करेंगे ना तो आपकी बॉडी इतना थकना शुरू हो जाती है। आपने नोट किया है कि सारा दिन नेगेटिविटी सह सह के, स्पेशली जो खातन घर पे होती हैं, वो स्ट्रेस सह सह के, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो शाम तक निढाल होती हैं। मतलब हर दिन एक सुबह से लेकर शाम तक ना खर्च होती है, क्योंकि आपने खुद अपने आप को वो हवास वो सवार कर रहे होते हैं ना। तो वो आपके कंट्रोल में तो नहीं होती चीज़ें। जिनके खैर कंट्रोल में है वो बदलने मिलेगी, जिनके कंट्रोल में नहीं है वो कोशिश करें कि कम से कम अपने असाब को ना थकाएं। ठीक है, बस ये मैसेज था इस तस्वीर के थ्रू आप लोगों को। और आपने प्रैक्टिस करनी है कि किताबें नहीं, किताबी बातें नहीं है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ग्रुप में जरूर मैसेज छोड़िएगा कि आपने इस पे आप कितना इससे हेल्प हुई इस पॉजिटिव कॉग्निशन के साथ। अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट। पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम ये होता है, ये आपके तो खैर नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो हमारे
जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। पैराडाइम ये होता है कि जो भी कोई साइंटिस्ट काम कर रहा होता है तो वो बेसिक किसी फ्रेमवर्क में काम कर रहा होता है। हमेशा रिसर्च जो है ना वो किसी फ्रेमवर्क में होती है। मिसाल के तौर पे कुछ बेसिक एग्जाम्पशंस वो क्रिएट करते हैं कि जब हम किसी पेशेंट को देखेंगे या किसी डाटा को देखेंगे, उसके मसले मसाइल देखेंगे, तो मतलब जैसे मैं उठा, लेट्स सपोज मुझे एक मसला है, मैं मसला ये है कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, लेट्स सपोज मेरी एग्जांपल ले लें। मुझे फील होता है कि नहीं, मुझे कोई, मैं डिप्रेशन में चली गई या मुझे कुछ हो गया है, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी। साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, मतलब मेरा मुंह देख के मुझे दवाई दे देगा कि ओहो ये या मेरी बात पे यकीन कर लेगा? नहीं ना, उसकी पूरी पीछे पूरी साइंस होगी ना जिसपे वो साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा होगा, या साइकोथेरापिस्ट होगा, या साइकाइट्रिस्ट होगा, कुड बी एनीथिंग वन जो इस फील्ड से रिलेट करता हो। तो वो बंदा किस फ्रेमवर्क में काम करेगा, वो जिस फ्रेमवर्क में वो बंदा मुझे डायग्नोस करेगा ना और मेरे मसले का हल निकालेगा, उसे पैराडाइम कहा जाता है साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, ठीक है। और वो पैराडाइम जो है वो 3 तरह से डिफाइन होता है, वो हम आगे देख लेते हैं। आप लोगों को मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता हो कि हमारे जो मसले मसाइल है वो कहाँ से आ रहे होते हैं। हर इंसान के जो मेरे मसले हैं तकरीबन तकरीबन वही आपके होंगे ना, क्योंकि रीजन क्या है, हम सब इंसान हैं। जिस डीएन मतलब मेरा भी एक डीएनए है, आपका भी एक डीएनए है, मैं भी पाकिस्तान में रह रही हूँ, मोस्टली आप भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो मसले बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाले हमारे। जब पहला मसला जो पैराडाइम है वो जेनेटिक पैराडाइम है। आपने अक्सर सुना होगा जी कि कुछ लोगों के जीन्स में ही होता है जी कि वो एग्रेसिव फैमिली है ना, कि वो फैमिली हाँ उस फैमिली में तो ना, मतलब फैमिली में जीन्स में गुस्सा है ना उसके, तो ये आपने अक्सर सुना होगा कि नहीं सुना होगा। यहाँ पे हम अक्सर कहते हैं जी कि वो डिप्रेशन जो है वो जैसे जिस तरह ब्लड प्रेशर या बाकी ट्रेट्स माँ बाप से ट्रांसफर हो रही होती है ना, इस तरह जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, समटाइम वो भी जेनेटिक होती हैं, हमारे डीएनए पे लिखी हुई होती हैं और वो हमारे डीएनए से ही ट्रांसफर हो रही होती हैं। आप पॉइंट समझ रहे हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको जानना। तो साइंटिस्ट जो है सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक डीएनए की जो लाइन होती है ना उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब डीएनए के अंदर भी दो बातें हैं, और से देखते हैं इसको। डीएनए में दो बातें क्या है कि जो जीन्स है ना हमारे, जैसे हमारे वो शेड इस पे, अच्छा इसमें आगे थोड़ा सा ना ये आई थिंक उल्टा लिखा गया है, ये इन्वायरमेंट था। जेनेटिक पैराडाइम आगे आ रही है, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये इन्वायरमेंट का पैराडाइम था, इन्वायरमेंट जो हमारा माहौल है ना ये उसका पैराडाइम था, ये थोड़ा सा उल्टा हेडिंग चेंज हो गई है। अब पहले इन्वायरमेंट में जो आपका इन्वायरमेंट है वो दो तरह का होगा, शेयर्ड और अनशेयर्ड। मिसाल के तौर पर आप एक फैमिली को जानते हैं ना, जब हम फैमिली के अंदर रहते हैं तो एक क्लोज इन्वायरमेंट होता है, शेयर्ड इन्वायरमेंट होता है। आपने कभी नोट किया वो कौन सा होता है? आपकी फैमिली, आपके बच्चे, और आपके हस्बैंड, स्पाउसेस, पेरेंट्स, ये सब जो है ना ये प्रैक्टिस कहाँ पे आएंगी आपकी, हर बंदा जो है ना ये शेयर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे फादर एक इनकम कमा के लाते हैं ना, एक पे लेके आते हैं, वो पे उस फैमिली के में सब शेयर कर रहे होते हैं ना, उस फैमिली में सबका एक हिस्सा, उस पे में से सबका हिस्सा होता है, बीवी का भी बच्चों का भी। तो वो जो आप में स्ट्रेस आता है, फैक्टर आ रहा होता है ना, किसी को ज्यादा चाहिए किसी को कम, तो वो शेयर्ड इन्वायरमेंट में से। इसी तरह से आप एक घर में रह रहे हैं या मियाँ बीवी हैं, तो जो जो एक फैमिली यूनिट के तौर पे आप शेयर कर रहे होते हैं, वो सारे इश्यूज जो हैं साइकोलॉजिकल आपके शेयर्ड इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी सबसे पहले ये देखता है कि आपके शेयर्ड इन्वायरमेंट में तो कोई मसला नहीं है, और आप खुद भी देखें कि आपके शेयर्ड इन्वायरमेंट में मसला कहाँ कहाँ से आ रहा है। और समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा आपके दिमागी सुकून को बर्बाद कर रहा होता है, वो फिर आप ये देखेंगे बच्चे में मसला है कि आप में मसला है। और दूसरा जो माहौल है वो नॉन शेयर्ड इन्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे मैं ये आजकल के ज़माने में तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हर बंदा अपनी घर के अंदर रहते हुए भी एक ऐसा इन्वायरमेंट जरूर रखता है जो घर के बाकी लोगों से शेयर नहीं होता। हस्बैंड का तो सबसे बड़ी मिसाल है, मिसाल के तौर पे हस्बैंड जब घर के अंदर होते हैं तो हमें गुस्सा चढ़ता है कि जी वो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, तो वो जो उनके दोस्त अब आते हैं, तो हमेशा हस्बैंड का एक इन्वायरमेंट का हिस्सा उनके बाहर दोस्तों से आ रहा होता है, जो अक्सर वो कोशिश करते हैं मतलब घर वालों से शेयर ना करें। जिसे कहते हैं स्केप प्लान होता है जेंट्स हजरात का, कि वो घर की स्ट्रेस को मतलब बाहर नहीं शेयर करते ना, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट होता है वो उनका ऐसा क्या उसे कहते हैं, एक ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ से वो घर की स्ट्रेस से बाहर बचते हैं। आई थिंक इस तरह ख्वातीन की भी एक दो दोस्तें हमेशा होती होंगी जो अब वो कोशिश करती होंगी कि बच्चों और हस्बैंड के साथ, या मतलब वो बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस ना हो या बहुत ज़्यादा ना जाने, क्योंकि वो उनका स्केप पॉइंट होता है। इस तरह बच्चों के जब स्कूल में होते हैं तो जो स्कूल में उनके दोस्त बन रहे होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अगर वो बड़े हैं तो वो माँ बाप को नहीं पता होते, तो ये हर एक का एक शेयर स्पेस होती है घर में और एक अनशेयर स्पेस होती है। अब तो साइकोलॉजिस्ट ये देखेगा कि आपकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रहे हैं, शेयर स्पेस से आ रहे हैं कि अनशेयर स्पेस से आ रहे हैं। और ये ना सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ने देखने हैं, ये मेरे लिए भी नई चीज़ थी। तो मैंने सोचा वाह कितनी ज़बरदस्त बात है ना कि इन्वायरमेंट, हर इंसान का इन्वायरमेंट है,
इसको 11 लोग सेशन सुन रहे हैं, तो हम सब इसका एक शेयर्ड इन्वायरमेंट में, एक नॉन शेयर्ड इन्वायरमेंट में। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस इन्वायरमेंट से आपको स्ट्रेस आ रही है, समटाइम ऐसा होता है ना, कुछ स्कूल में दोस्तें होती हैं, टॉक्सिक दोस्तें होती हैं, हर वक्त आपके दिमाग पे सवार रहेंगी और आप पे दोस्ती के बदले आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करेंगी और आपको आपको स्ट्रेस करेंगी। तो यू नीड टू नो कि आपने कहाँ से अपने आप को रिलैक्स करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दूसरी जो है, ये जेनेटिक्स बिहेवियर की बात हो रही थी ना, कि आपकी साइकोलॉजी, जो दूसरा पैराडाइम आपके साइकोलॉजी का, वो आपके जेनेटिक्स से आ रहा होता है। और जेनेटिक्स का मतलब मोस्टली डीएनए होता है। अगर डीएनए की और इसमें भी जो बात करें ना, तो जीन्स जो है ना, वो एक तो आपके जीनोटाइप होते हैं और एक फिनोटाइप। ये आप सब लोग ना, इसको चाहे आपकी साइंस नहीं भी पढ़ी हुई, पर आपने इस बात को ना समझना जरूर है, क्योंकि इतनी दुनिया एडवांस हो गई है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बने हैं ना। तो लाजमन आप ये याद रखें, चाहे साइंस नहीं भी पढ़ी हुई, चाहे आप हाउस वाइफ ही हैं, बट जो शुड नो कि आपके जीन्स जो हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो वो पेरेंट्स से जीन आ रहे हैं ना, जो आपकी बॉडी की पूरी आंख, नाक, हाइट, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कहते हैं ना, वो फैमिली, जैसे वो गोरा है तो बच्चे भी गोरे, ये वो जीनोटाइप है। लेकिन एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने अक्सर सुना होगा कि जी वो बच्चा बड़ा ही ज़हीन पैदा हुआ था। एक बच्चा पैदा होता है फैम कहीं पे, और आप उसको देखते कहते हैं ये कहाँ से पैदा हो गया। और लेकिन फिर जो माहौल है आस्ता आस्ता, वो बच्चा अपने जीनोटाइप पे पैदा होता है, ज़हीन फैमिली में पैदा होता है, लेकिन कुछ ऐसे हालात वाक़यात आते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पे परवरिश पाता है जहाँ पे वो माहौल जो है उसके सारे जीन्स को सप्रेस करके रख देता है, ऐसी की तैसी फेर देता है। तो वो जीन का जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है, वो कोई जुबानी कलामी बात नहीं, वो प्रैक्टिकली प्रूवन बात है कि जीन्स को अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो जीन्स का जो बिहेवियर है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कैसे कैसे हीरे पैदा होते हैं लेकिन मिट्टी में रोल जाते हैं, लेकिन माहौल उनको रोल देता है। तो उसको कहते हैं फिनोटाइप। यू गॉट माई पॉइंट? दो पॉइंट है इसमें, एक जीनोटाइप का और एक फिनोटाइप का। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे अनफोल्ड करते हैं कि जीनोटाइप कैसे काम करेगा और फिनोटाइप कैसे काम करेगा। देखिए आप, हमारी जो बॉडी है ना पूरी, वो आपको पता ही है, प्रोटीन से और फैट से और लिपिड से बनी हुई है। लेकिन जो बेसिक बॉडी की कोडिंग है ना, वो डीएनए के अंदर है। और डीएनए बेसिकली क्या है? डीएनए जी प्रोटीन्स है, और प्रोटीन का इस तरह का ये रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ज़्यादा साइंस में तो नहीं जाऊंगी। तो अब इसमें जो चार तरह की प्रोटीन्स होती है ना, ये जो TGAC आपको नजर आ रही है ना, ये चार तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अल्लाह ताला की आप साइंस चेक करें, अल्लाह ताला ने हमें किस तरह से बनाया, कितने प्यार से बनाया, कि हमारे अंदर थाउजेंड या कितने मिलियंस ऑफ, मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत सारे हमारे ऐसे जीन्स होते हैं जो हर एक प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये जीन किस तरह बनते हैं? सिर्फ इन चार ये जो आपको ये जो नजर आ रही है ना, बेसिस नजर आ रही है, बेस पेयर्स। बैकबोन सबकी सेम होती है, डीएनए की बैकबोन सेम होती है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यहाँ चेंजेस नहीं आती। ये जो आपके कम्बिनेशन है ना, ये TACJ, ये जो आपके मालिक्यूल के कम्बिनेशन है, ये आपके जीन्स होते हैं, सिंपल इज दैट। और ये जीन्स आपकी पूरी बॉडी की हर अब टाइप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो समटाइम जीन में मसला आ जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी के अंदर होता है कि बाय बर्थ बच्चे जो है ना, वो नॉर्मल पैदा होते हैं, क्योंकि उनके जीन के अंदर ही जो है कम्प्लेक्सिटीज होती हैं। ऐसे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह माफ़ करे, जिन फैमिलीज में हाई इशू होता है, और उनके यहाँ बच्चे थोड़े से, वो बच्चे मोस्टली मेंटली रिटार्डेड होते हैं या अपने फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, उनकी कोग्निशन अच्छी नहीं होती। तो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट अभी तक साइंस नहीं इतनी एडवांस हुई कि जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक कर सके। हाँ, जो फिनोटाइप के डिसऑर्डर है, मतलब इन्वायरमेंटल की वजह से डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, मैंने रेड लाइन की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम सबको ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो इंटेलिजेंस है ना, वो फिनोटाइप है इंडेक्स का। ये हम अपने दिमाग से ना गलतफहमी निकाल दें कि नहीं वो बच्चा जहीन होगा तो फिर जहीन पैदा होगा। ये अक्सर मैं जब देखती हूँ ना, बच्चे को पढ़ नहीं रहे होते तो माँ बाप रो रहे होते हैं कि नहीं जी वो तो, देखे ना जी हमारे बच्चे कौन जहन पैदा होते हैं तो वो मैट्रिक में फेल हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है ना। ये अपने आप को एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस देना बंद करें। मेरा ख्याल है कि हमारा माहौल जो है ना, स्पेशली पाकिस्तान का माहौल, बड़े बड़े आइंस्टाइन को भी ना तबाह बर्बाद करके रख दे। क्योंकि माहौल ऐसा जब होता है ना, तो वो आपकी सलाहियतों को उभारता है। तो साइंटिफिकली जो जहानत है ना, वो फिनोटाइप का इंडेक्स है, यानी कि जीन इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन का इंडेक्स है, प्योर आपके जीनोटाइप का इंडेक्स नहीं है। ठीक है, आई मीन लाजमी नहीं है कि आइंस्टाइन का बच्चा आइंस्टाइन ही पैदा हो किस। ठीक है, तो ये अच्छा सोचिए ये क्यों है? अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि जहानत जो है ना, वो फैमिलीज में पलटती रहे। तो जहानत को आपने उभारना होता है। जहानत आपको मिल भी जाए तो वो आप उसका बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान के पास जितनी जहानत है, हमने ओवर द उसका बेड़ा गर्क ही किया है। क्योंकि हमने वो माहौल ही अपने बच्चों को नहीं दिया जहाँ पे वो सीखते और इंटेलिजेंस को ग्रो करते। हमने बल्कि उल्टा उनको सुला दिया कि नहीं, सवाल ही पूछना है बेटा, चुप कर जाओ। खैर, तमाम बोतल का है या कोई पानी की। आगे जो है वो पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं।
न्यूरॉन्स जो हैं बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं, केमिकल्स हैं, अगेन केमिकल्स हैं। और अब हम आते हैं थोड़ा सा अब हम रियल एबनॉर्मल साइकोलॉजी के ऊपर आते हैं कि हमारी अब थोड़ा सा इसको ना मोटा मोटा टच करेंगे, कोई डीप साइंस में नहीं जाएंगे। अह, आपको पता है ना, हमारी दिमाग जो है एक मशीन है, खूबसूरत मशीन है। और इस मशीन में पता है आपको क्या होता है, इस मशीन में करंट होता है। हमारी बॉडी में करंट है, रियली, मैं झूठ नहीं बोल रही। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, बहुत लो वोल्टेज के होते हैं, बट हमारा ब्रेन जो है बेसिकली सिग्नलिंग करता है। और ये सिग्नलिंग कैसे करता है, जिस सेल के थ्रू ये सिग्नलिंग करता है उसे न्यूरॉन कहते हैं, नर्व जिसे कहते हैं, नर्व सेल। और उसके अंदर होता क्या है कि ये बेसिकली केमिकल्स के थ्रू रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं जो सिग्नलिंग करते हैं। तो वो केमिकल्स जो कि आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, वो उन्हें कहा जाता है न्यूरो। ठीक है। और न्यूरो कुछ भी नहीं है, केमिकल्स हैं। केमिकल्स मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे 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 डिस्प्ले ना पानी में घोल दें तो वो केमिकल का सोल्यूशन है ना, इस तरह समझ लें ये अलग तरह के बनाए हुए केमिकल्स हैं। ठीक है। आप अब लंबा से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। अब होता क्या है कि न्यूरॉन जो है ना, यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये डेंड्राइट्स हैं, ये यहाँ से आपके इम्पल्सेस जो है ना ये आपके आ रहे होते हैं। ठीक है। और फिर न्यूरॉन ये देखें, ये सिग्नल जो है नीचे, ये लंबी सी जो है, इसी सिग्नल, ये सेल है और ये उसकी लंबी सी लाइन है, इसे एक्सॉन कहा जा रहा है। ठीक है। और नीचे से यहाँ पे आपके पास देखेंगे बॉटम पे, जैसे जैसे दरख्त नहीं होता, एक दरख्त की जड़ होती है, दरख्त की शाखें होती हैं। आप न्यूरॉन को ऐसे समझें सादे से लफ्जों में, कि जो नीचे से जो बॉडी से जो न्यूरॉन है ना, वो जहाँ से कनेक्टेड है नीचे से, वहां से वो जैसे जमीन की जड़ से नहीं पानी अब्जॉर्ब होता है सब चीजें, तो जो बेस में इसके जो केमिकल्स होंगे ना, न्यूरो वो बेस में होंगे नीचे यहाँ से। तो जितनी क्वांटिटी में ये आपके न्यूरॉन्स को साथ टच होंगे ना, उसी तरह आपकी बॉडी में सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा होगा और वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा और वहां से रिएक्शन आ रहा होगा। बस सिंपल इस तरह की इसकी कहानी जो है कंट्रोल होती है। ठीक है। कि आपकी बॉडी में पैदा होने वाले केमिकल्स आपके न्यूरॉन के साथ इंटरेक्शन करके, तो आपकी पूरी बॉडी का, ये जो आपको गुस्सा एकदम आ जाता है, आप हंसने लगते हैं, आप रोने लगते हैं, आपको नींद आ जाती है, आपको थकावट फील होती है, ये हमारी बॉडी जिस तरह से, हमारी मशीन जैसे अपने को सिग्नल ले रही होती है ना, मशीन बिहेव कर रही होती है, ये सब इन न्यूरो की वजह से होता है। इन न्यूरो में से कोई भी अगर अपनी क्वांटिटी में कम या ज्यादा होगा, तो हम ऑब्वियसली जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चले जाएंगे। सिंपल इज दैट। और उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, मेडिकल भी हो सकती हैं, बिहेवियरल भी हो सकती हैं, स्ट्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आपने बहुत दफा साहिल भाई के मुझे सुना होगा, ये सेरोटोनिन और डोपामीन और न्यूरोपेरिफिन और गाबा ट्रांसमीटर्स, तो डिटेल में बस पढ़ लीजिएगा। बस डोपामीन जो है वो खुशी के लिए है। सेरोटोनिन जो है ना, जो सीख लिया ना, जब आपको बहुत ज्यादा, जब आपको अपने को रिवॉर्ड मिल रहा होता है, जब मैंने अपने को रिवॉर्ड, आपको कि मैंने बहुत टास्क अचीव कर लिया, तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। सेरोटोनिन जो है वो आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रिलेट करता है, जिसमें सोना है, स्लीप, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सेरोटोनिन अगर एक खास हद से कम या ज्यादा होगा तो आप जो है डिप्रेशन में जाएंगे। और जो आपका गैबा है, बेसिकली वो आपके जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स आपको पता है, न्यूरॉन्स चमकते रहते हैं बॉडी में ना, फ्लैशिंग करते रहते हैं सारी बॉडी के दिमाग में। तो अगर बहुत ज्यादा दिमागी एक्टिविटी हो जाए ना, न्यूरॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, तो वो भी ठीक नहीं होता। तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो आपके ट्रांसमीटर्स हैं वो गाबा है। इस तरह के मतलब साइंस में नहीं जाते, लेकिन बस सिंपल बात ये रखें कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी केमिकल का जो इम्बैलेंस है ना, वो आपको इमीडिएटली जो है वो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में ले जाएगा। तो ये आपको खुद भी पता होना चाहिए कि ये कैसे कंट्रोल करना है। मिसाल के तौर पे उसने बताया, थोड़ी सी साइंस कम्प्लेक्स होती जा रही है, बट मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारी बॉडी मशीन की तरह काम करती है। इसमें बॉडी का एक पार्ट है एमिगाल्डा, ये बिल्कुल नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, बस आपने इसको रटा मार लेना, एमिगाल्डा। अब एमिगाल्डा के बारे में इस बुक में लिखा हुआ था कि जितना भी आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, इमोशनल डिसऑर्डर है, इमोशनली आपके आपको पता है लेडीज का बुनियादी मसला इमोशनल इम्बैलेंसिंग का होता है ना, कि हमें जरा सी बात इमोशनल जो है, या तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अपने इमोशंस को रेगुलेट करना लेडीज के लिए बड़ा मसला होता है, ख्वातीन के लिए स्पेशली, मर्द के लिए इतना नहीं है। तो जितनी भी हमारे इमोशनल रेलिवेंट इवेंट्स है ना, उनका जो कंट्रोल मोस्टली आ रहा होता है ना, वो इस बॉडी के इस पार्ट से आ रहा होता है, जिसको एमिगाल्डा कहा गया। ठीक है। तो अब ये लाइन नीचे पढ़िएगा, ये लाइन में पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा कि पीपल विद डिप्रेशन शो मोर एक्टिविटी इन द एमिगाल्डा व्हेन वाचिंग पिक्चर्स ऑफ इमोशनल फेसेस देन डू द पीपल विदाउट डिप्रेशन। मिसाल के तौर पे एक खातून है, उसको पहले डिप्रेशन है, ऊपर से आपने उसकी शादी की एल्बम खोल के रख दिया उसके सामने, तो या तो वो रोना शुरू कर देगी या हंसना शुरू कर देगी। और उस टाइम उसके ब्रेन के कोई एक्टिविटी कंट्रोल करें ना, तो उसका जो एमिगाल्डा है ना वो ओवर एक्टिव हो रहा होगा। यू सी, हमें पता भी नहीं होता हमारी बॉडी पीछे से किस तरह हमारे मूड्स को कंट्रोल कर रही होती है। क्योंकि अक्सर जब आपने देखा होगा कि वो जो पुरानी तस्वीरें देखें, तो हमें एक डिफरेंट फील होता है ना,
मतलब पास का इल्यूजन आता है, या पास में हम उनमें हर तस्वीर का मतलब एक इवेंट होता है, और उसी में हमारे कपड़े, हमारे माहौल, जो हमारे पास अच्छा बुरा हुआ, वो हम सब 1 मिनट में रिकॉल करते हैं। लेडीज तो खैर ज्यादा ही करती हैं। तो अगर आपके उस इवेंट के साथ कोई अगर पहले डिप्रेशन में है और उस इवेंट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो लाजमन आपका एमिगाल्डा जो है ना वो फायर करेगा, फायरिंग स्टार्ट कर देगा ना, ज्यादा एक्टिविटी, मतलब ये कि ज्यादा उसमें करंट या ज्यादा इम्पल्सेस आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको जो है ना, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी अपनी ऐसी कोई तस्वीरों से ना अपने आपको, मतलब या तो आप रियलिस्टिक बने कंट्रोल करें, या फिर आप मतलब इसको अवॉइड करें अगर आपको लगता है कि आपका मूड ट्रिगर करता है पुरानी तस्वीरें देखने से। जस्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, कुड बी मैनी थिंग्स, हर बंदे की लाइफ में कोई भी ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है ना, जो उसके डिप्रेशन को बढ़ा दे। तो दैट नीड्स टू बी कंट्रोल। हर एक का ट्रिगर पॉइंट होगा, वो आपको ढूंढेंगे। आगे चलते हैं। मुझे नहीं पता आप में से आप लोगों ने साइंस कितनी पढ़ी हुई है, आप सब लोगों ने, लेकिन मैंने पर उसको पूछ भी नहीं सकती। लेकिन आपको पता है हमारी बॉडी में बेसिकली 2 मैकेनिज्म होते हैं। हमारी इंसानी जो मशीन है ना, ये जो हमारी बॉडी की मशीन है, ये मर्दों औरतों दोनों की दो मैकेनिज्म पे काम करती है। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व, और एक को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये देख रहे हैं, एक एक रेड है, एक पिंक सी है, और एक ब्लू सी है। जो और ये हमारा जो दिमाग है ना, वो ब्रेन से होता हुआ हमारे हराम मगज और रीढ़ की हड्डी में से अंदर से पास करता है। तो मोस्टली जो ब्रेन हमारा, जब मेजर इंफॉर्मेशन जो दिमाग से ले रहा होता है ना, और दिमाग से अलावा मतलब इसे कैसे बताएंगे, चलिए इसको ऐसे लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट का मैकेनिज्म चल रहा है ना, जैसे मिसाल के तौर पे, मिसाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आपको आपको अगर आप शादीशुदा, तो आपको हस्बैंड ने आपको किसी बात पे डांटा, या फर्ज करें आपकी जो है वो बीवी से किसी बात पे लड़ाई होगी, मिसाल दे रही हूँ, प्लीज को सीरियस मत लीजिएगा, कि मतलब ज्यादा रिलेटेबल कोई भी बात होगी जो आपको समझ नहीं आ रही। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आप इंसान ने कहा था कि वो जो ईगो होती है इंसान की, जो सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि ईड होती है, ईगो होती है, और सुबह ईगो होती है। अब ये जो ईड है ना, हमारी ईड, ये सिचुएशन को जज करेगी, और सिचुएशन को जज करके सोचेगी कि ये मैं इस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स दूँ, गुस्सा शो करूं या चुप पतली गली से भाग जाऊं। कहते हैं ना वो, कि भाई कहते हैं दफा करो, बात तो समझ आनी नहीं बंदे को, तो चलो खामोश हो जाते हैं और चलो ये किचन में जाके रोटियां पकानी शुरू करनी कुछ। तो ये जो किचन में जाकर रोटियां पकाई है ना, ये आपका फ्लाइट मैकेनिज्म है कि आपने उस सिचुएशन से रिट्रीट किया कि नहीं, मैंने इस सिचुएशन में अपना रिएक्शन नहीं देना। अगर आप रिएक्शन दें, अब आप कहें कि नहीं नहीं, अब तो यहाँ पे जवाब दे के जाना, छोड़ना नहीं है, और हिसाब किताब यहीं पे बराबर करना है, तो ये फ्लाइट मैकेनिज्म है। तो आपकी बॉडी, आप कभी नोट कीजिएगा, हमेशा 2 मैकेनिज्म पे होती है। या आपकी बॉडी या तो फाइट पे होती है या फ्लाइट पे होती है। और फाइट और फ्लाइट का जो मैकेनिज्म जब रिएक्टिव होता है ना, तो उसे वो कौन कंट्रोल करता है? वो सिंपैथेटिक नर्व्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। बस आपको बताने का मकसद ये था कि एक हाथ में तो ठीक है, लेकिन अगर अगर आपका बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है और वो बहुत नॉर्मल रिस्पॉन्स है, तो वो फिर फाइट और फ्लाइट जो है ना, वो अपनी रिएक्शन से बाहर। लेकिन ये भी लाजमी होता है सर्वाइवल के लिए, हमेशा बॉडी जज करती है कि आपने कहाँ जाना है। जो दूसरा मैकेनिज्म है ना आपका, वो है काम डाउन। मतलब हमेशा जब आपकी बॉडी हाइट पे जाती है, तो आपका जो सिस्टमेटिक है, जो पैरासिस्टमेटिक सिस्टम है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ये क्या कर रहा होता है, ये हमारी बॉडी को काम डाउन कर रहा होता है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि द सिंपैथेटिक पोर्शन ऑफ द एएनएस, एएनएस का मतलब है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, कहते हैं ना नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, नहीं कि उसको, तो आपका पूरी बॉडी का, जब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो अपने आप को संभालने के काबिल नहीं रहता है ना, और उसमें कोई खराबी आ जाती है, तो आपका बॉडी में, सब पता है, वो ब्लड निकल आता है या कुछ भी हो सकता है, तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब आप अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहते। और ये तब होता है जब आप स्वेयर एंजाइटी या स्वेयर स्ट्रेस के होते हैं, तो कहते हैं ना जो उस बंदे का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, क्योंकि वो बंदे का जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, वो क्लैप्स हो गया रहता है उस टाइम पे, मतलब काम नहीं कर पाता। तो ये आगे लिखे, व्हेन एनर्जाइज सेलिब्रेटेड एंड हार्ट बीट डायलेट्स द पीपल। आपको पता है ना ये क्या होता है? जब कोई फर्ज करें आपको खौफ में आ गया किसी ने, तो आपको क्या होता है? आपकी आंखें की पुतलियां फैल जाती हैं, दिल की धड़कन धक धक करने लगती है, पसीना आने लगता है, और आपको जो है ना वो अजीब सा जो है वो सारी बॉडी में जो है ना वो स्ट्रेस आ जाती है। ये सारा जो फिनोमिना है ना, ये आपका ऑटोमेटिक सर्विस नर्वस सिस्टम के अंदर हो रहा होता है, जब आप किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। तो अब आप देखिए, सबके साथ ही होता है, लेकिन उस टाइम हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स कैसे अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। तो लता ने जो कहा ना कि वो मन आरफा नफ्सा फकद आरफा रब्बहू, कि कोई भी रिएक्शन देने से पहले अगर आप अपनी बॉडी को समझ जाएं और कंट्रोल करें, तो कितनी आसानी हो जाएगी आपके लिए, कि देखें इस कद मेरी बॉडी जो है ना चेंजेस से जा रही है, तो मुझे अपने रिएक्शन को, आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल। असल में पता है कि कहानी क्या है? कहानी सिर्फ ये है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ मुसलमान स्पेशली, बीइंग अ मोमिन स्पेशली, मुसलमान स्पेशली, आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल कितना है। नबी पाक ने कहा था कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से वो दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आप पॉइंट समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर गुस्से की हालत में या किसी भी रिएक्शन सिस्टम में अगर आपकी बॉडी ने रिएक्शन दे दिया और उससे कोई दूसरा बंदा हर्ट हो गया, तो ये इस्लाम की फिलॉसफी नहीं है। इस्लाम की सारी फिलॉसफी जो है ना, वो जहादे बिन नफ्स पे, मतलब नबी पाक ने कहा कि जहादे बिन माल भी है, जहादे बिन जान भी है, लेकिन अपने आप से जो नफ्स है ना, जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वही मतलब इशारा है कि आपने बॉडी को समझना है और उसे कंट्रोल करना है।
दैट्स इट। कॉग्निशन क्या थी, अभी हमने पढ़ा था ना कि कॉग्निशन क्या है। ये वो टर्म है जिसमें आप अपनी मेंटल प्रोसेसिंग को जज करते हैं, और आप हर बंदा अपनी कॉग्निशन को खुद जज करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जज करके मैंने सोचा देखने के बाद कि मेरी अपनी बॉडी में कॉग्निशन कितनी है। तो कॉग्निशन क्या है कि आप वो मेंटल प्रोसेस है किसका, परसीव करने का, रिकग्नाइज करने का, कंसीव करने का, जज करने का और रीजनिंग। ये कोई एक चीज़ नहीं है, सारी कंबाइंड टुगेदर। आप इसकी उर्दू कर लें, पहला वर्ड है परसीव करने का। परसीव का मतलब ये है कि आपके पास इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आई। मिसाल के तौर पे एक बच्चा आया बाहर से और रोता चीखता चलाता आया, या उसके आंखों में आंसू थे। तो अब आपने उसको देखा कि उसकी आंखों में आंसू हैं, तो आपको ये तो अंदाजा होगा कि उसकी आंखों में आंसू हैं। अब फिर उसके बाद आंसू की वो सिचुएशन को समझे, कि उसको रिकग्नाइज करें सिचुएशन को, कि वो आंसू किस वजह से लेके आया है, तकलीफ की वजह से लेके आया है या किसी से मार खा के आया है। मतलब फिर वो मतलब इस सारी सिचुएशन को, एक किसी भी सिचुएशन को मिसाल दे रही हूँ कि इन्वायरमेंट में जो भी आपकी चेंजेस आ रही हैं। देखिए आप एक मशीन है, आप अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मशीन है, मैं भी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मशीन हूँ। आप मशीन मशीन किस माने बात करें ना, अब मशीन को आसपास 24 घंटे इन्वायरमेंट से ना स्टिमुली आ रहे हैं। कोई कभी को बच्चा रो रहा है, कभी खाना जल रहा है, कभी मेड नहीं आ रही। ये सब रिस्पॉन्सेज इन्वायरमेंट हमारे आ रहे हैं, हमारी बॉडी ने इस पर रिस्पॉन्स देना है। तो आपने सारी सिचुएशन को समझना है, परसीव करना है, रिकग्नाइज करना है, कंसीव करना है, फिर उसको जज करना है, फिर उसके अपने रीजनिंग करनी है, अपने दिमाग को बताना है सही तरीके से कि ये वाक्य इस वजह से हो रहा है। ठीक है, ये जिस बंदे में जितनी अच्छी कैपेसिटी होगी ना अपने इन्वायरमेंट के साथ कैचअप करने की, उसकी कॉग्निशन उतनी अच्छी होगी। ऐसा कहते हैं कि वो खातून खाना के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी समझदार खातून है। वो समझदार खातून क्या होती है, जो हाउस होल्ड कहते हैं बड़ी समझदार है, हर बात को बतानी नहीं पड़ती ना इस खातून को, ये बड़ी समझदार खातून है। वो समझदार खातून क्या होगी, आम लफ्जों में वो समझदार खातून वो होगी जिसकी कॉग्निशन की जो बात कैपेसिटी है ना वो बहुत ज्यादा होगी। वो सिचुएशन को फौरन समझ रही होगी, फौरन एनालाइज कर रही होगी और उसके हिसाब से उसका रिएक्शन दे रही होगी। एक बंदा जिसको समझ ही नहीं आ रही कि इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, तो वो रिस्पॉन्स देखिए, रिस्पॉन्स तो देना ही देना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप रिस्पॉन्स ना दें, क्योंकि आप इंसान है और आपको रिस्पॉन्स तो देना ही देना है। लेकिन कॉग्निशन के बगैर रिस्पॉन्स देंगे तो क्या तबाही मचेगी, वो फिर आप खुद ही सोच लें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम जो खत्म करना है सेशन को। अ, अब हम आ रहे हैं रियल जेन्युइन एबनॉर्मल साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि अब हमने सारी साइंस पढ़ लिया ना, हमें पता चल गया कि ये हमारी बॉडी है, ये न्यूरॉन्स हैं, ये ट्रॉमा है, ये सब मसले हैं, और ये इस तरह से जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, एक मेरा इन्वायरमेंट है, एक मेरी जेनेटिक्स है, ये मेरा डीएनए है, ये मेरी इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट अब मुझे सब बातों का पता है। अब हम देखते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होगी। पहले नॉर्मल साइकोलॉजी, और ये तो मैं कही थी कमाल ही हो गया ना यार, मुझे लगा था ये तो शायद मेरे लिए है। और ये है मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, साइंटिफिकली कहते हैं वो बस आज बात करने को किसी से दिल नहीं कर रहा। और थोड़े बहुत तो सब में मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, बट मूड डिसऑर्डर जो है ना वो टेक्निकली एक टर्म है साइकोलॉजी की। और ये मतलब मैं क्या कहूँ, and those that involve only depressive symptoms and those that involve the manic symptoms। मतलब ये डिप्रेशन के साथ आएंगे, और उसकी दो कैटेगरीज हैं। नॉर्मल हालात में जब आप डिप्रेशन में होते हैं तभी आपके मूड स्विंग्स आते हैं, लेकिन अगर ये बहुत हद से बात मामला बढ़ जाए और बहुत इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो कहते हैं जी कि ये मैनिक हो गया ना, बंदा बाइपोलर डिसऑर्डर में चला गया। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब ये है कि उस बंदे की पर्सनैलिटी के दो पार्ट होंगे। वो समझ नहीं आपको आएगी कि वो बंदा किस तरह से काम कर रहा है। कभी वो एकदम से स्ट्रेस में होगा और एक ही सिचुएशन पे कभी वो गुस्से में बिहेव करेगा, कभी वो हंसना शुरू कर देगा। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है मैंने की। तो बस मैंने हिंट दे दिया, आप इसको इंटरनेट पे जो फारिग हो तो जरूर, लेडीज तो स्पेशली जरूर पढ़ें कि मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। खैर मूड डिसऑर्डर जो है ना वो हार्मोन डिपेंडेंट भी होते हैं। हम अक्सर चूंकि लेडीज के, जेंट्स के खैर आई डोंट थिंक जेंट्स के भी होते होंगे, और कोई है प्लीज यहाँ पे इसका सेशन में जेंट्स से जरूर बताएगा, पर लेडीज का मैं समझती हूँ कि चूंकि हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, एनी टाइम हम हर वक्त हार्मोनल चेंज से गुजरे होते हैं लाइफ के किसी न किसी फेज में। तो उसकी वजह से जब हार्मोन्स डिपेंडेंट चीजें भी होती हैं तो नॉर्मल तो ठीक है डिप्रेशन, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो दैट नीड मेडिसिन। फिर आपको फौरी तौर पर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है और थोड़ा सा सोचना है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये थोड़ा सा पीछे देख लें कि जैसे ही आप मूड डिसऑर्डर में हैं, तो ये बुक बता रही है कि आपका जो सबसे ज्यादा जो चीज फायर करेगी ना बाइपोलर डिसऑर्डर में, वो ये देखें लिखा हुआ है एमिगाल्डा। यानी कि जैसे ही आपको मूड डिसऑर्डर आ रहा होगा तो आपका जो एमिगाल्डा है ना, ये वाला बॉडी का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपका हाइपर एक्टिव हुआ होगा। तो आप अब हर बंदा सोचे कि अपने मूड जो डिसऑर्डर है उसे कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि पता है मूड डिसऑर्डर के साथ आपकी पर्सनैलिटी का अच्छा इंपैक्ट नहीं जाता। लोगों को समझ ही नहीं आती आपसे कैसे बात करनी है। तो असल वो हस्बैंड भी कह रहे थे कि अभी तो तुम ठीक थी, अभी तुम्हें क्या हो गया, ये काइंड ऑफ ये वो चीज़ है। ठीक है, अब हम आते हैं इमोशनल डिसऑर्डर्स की तरफ। इमोशनल डिसऑर्डर का मतलब है जज्बाती गैर तवाज़ुन होना। आपकी बॉडी का जज्बात में अपने को तवाज़ुन नहीं है। और ये तीन तरह के हैं। मिसाल के तौर पे पहला बाइपोलर डिसऑर्डर, मैंने आपको बताया ना, मूड डिसऑर्डर जो मैंने कहा था, ये
जब ये भी दो टाइप का है, एक नॉर्मल है BPD-1 है, BPD-2 है मतलब, और दूसरा जो आपका डिस्ट्रेस डिसऑर्डर है। डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई है और आप स्वेयर किस्म की जो है ना वो एंग्जाइटी में चले गए। स्वेयर किस्म की आपको एंग्जाइटी 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 कैसे होगी? एंग्जाइटी का मतलब कोई मुझे बताएगा एंग्जाइटी का मतलब सेशन के एंड पे, वरना भी मैं एंड पे जरूर बताऊंगी इंशाल्लाह, या आप मुझे इसको बता सके कि एंग्जाइटी क्या होती है। और इसमें देखें ये वही है डिसिंथिया, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ, ये उसका छोड़ दें। आगे चले तो थर्ड टाइप ऑफ जो डिसऑर्डर आ रहा है वो फेयर डिसऑर्डर है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर जो है ना बचपन में कभी किसी वजह से जब हम लोगों को फेयर की, खौफ की साइकोलॉजी पे ट्रेन कर देते हैं ना, स्पेशली बच्चों को जो खौफ के नहीं उस चीज के पास नहीं जाना, ये हो जाएगा, उसको हाथ नहीं लगाना टूट जाएगा। हम बच्चों को हर काम के साथ ना डरा रहे होते हैं, हर चीज में खौफ 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 बिठा रहे होते हैं। तो वो खौफ अल्टीमेटली क्या होता है, जब वो बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है खौफ से डराएं बच्चे को कि वो स्विच में हाथ ही ना दे ले बट इतना भी खौफ नहीं होना चाहिए कि आप उस बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा उसका तो आपकी बात मान लेगा, लेकिन वो इतना खौफ का आदी हो जाएगा वो बच्चा कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, पैनिक डिसऑर्डर उसमें आएगा, उसमें जो है वो सोशल फोबिया होगा, उसमें किसी कोई खास फोबिया, मतलब ये सब जो फोबिया आपके बॉडी में डेवलप होते हैं वो फियर डिसऑर्डर से आते हैं। तो आपने भी पर्सनैलिटी पे खुद काम करना है कि आपके अंदर किसी किस्म का फियर डिसऑर्डर खास हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ लोगों को अंधेरे का खौफ होता है, वो अकेले नहीं सो सकते। अच्छा कुछ लोगों को ये भी मैंने बीमारी देखी है जी, बच्चों को जब हम अकेले नहीं सोने का बचपन में आदत डाल करते हैं ना, ये बच्चों को साथ साथ देखे नहीं वो बच्चा डर जाएगा, बच्चा डर जाएगा। आप कभी गोरों के बच्चों को देखें, वो खैर वो भी ठीक नहीं होता, वो भी अब नॉर्मल बात है कि वो 2 महीने का बच्चा या पैदाइश का कोई बच्चा नेक्स्ट स्टेज होना वो नर्सरी में छोड़ देते हैं क्योंकि उस बच्चे का अलग कमरा होगा। हम पाकिस्तानी जो है ना वो मतलब बच्चा जो है ना बड़ा बड़ा होने देते ही नहीं है। नबी पाक ने कहा था कि 7 साल के बाद आप बच्चे को अलग कर दें। तो उसका मतलब है कि उसको आप उसकी पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को ग्रो होने दें। लेकिन मैं देखा यहाँ पे नहीं हम परवाह करते हैं, ये हमारा बड़ा मसला हो गया हुआ है कि हमने अपने बच्चों को फियर की साइकोलॉजी पे जो है ना वो ग्रूम करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो फिर हमारी, वो ना बाजार जा सकते हैं आजकल, और ना अपने लिए ग्रॉसरी कर सकते हैं, और वो ना लोगों से सोशल गैदरिंग कर सकते हैं। तो वो उन्होंने क्या एक अच्छा मुसलमान बनना है अगर वो एक अच्छा, उनकी बॉडी ग्रो नहीं हुई हुई। तो ये फेयर डिसऑर्डर है और ये हमारा बहुत ज्यादा मसला है। क्योंकि कोई इस पर बात भी करे तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो पागलों वाली बातें हैं। हम तो हमारा ये भी मसला है, वो हमारी ना पिछली जनरेशन ने ना साइकोलॉजी खराब करके रख दी थी कि इन टॉपिक्स पे बात भी नहीं करनी, वरना ना पागलपन का ठप्पा लग जाएगा। क्यों नहीं बात करनी भाई, बात तो करें कम से कम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एट्रीब्यूशन स्टाइल, के जैसे मिसाल के तौर पे आपको किसी भी चीज में जो है आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसको रिस्पॉन्स दिया, तो अब उसने जिस मिसाल के तौर पे आपने एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, लेट्स गो सिंपल इज दैट, आप फेल हो गए। अब आप उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे? कुछ लोग कहेंगे देखें जी मैं तो हूं ही निकम्मा, मैं तो पास ही नहीं कर सकता था। ठीक है, एक ये बिहेवियर हो सकता है। एक बिहेवियर ये हो सकता है जी कि नहीं मैं बाकी तो ठीक था, लेकिन जहाँ बाकी तो मैं मुझे बस एक ये जी मतलब इस सब्जेक्ट में मुझे ये नहीं आता था, तो वो रीजनिंग करेगा ना कि इस वजह से मैं फेल हुआ हूँ। तो ये एक स्पेसिफिक बिहेवियर है। ठीक है, तो अच्छा एक और ऑप्शन भी, कुछ ऐसे लोग भी मुझे कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो जी मैं पढ़ने जाता, भाड़ में जाए मैथ। तो वो ये अनस्टेबल बिहेवियर है। तो जो लोग पॉजिटिव बिहेवियर के साथ आते हैं ना उसे स्टेबल बिहेवियर कहेंगे, और जो नहीं पॉजिटिवली एक्ट करते उसे अनस्टेबल बिहेवियर कहेंगे। ठीक है, ये आपने खुद फिगर आउट करना है। बस इसको खत्म करते हैं, ये आखिरी बस बात है, इसके बाद मैं खत्म करती हूँ सेशन को। और वो है इस किताब में कि होपलेसनेस थ्योरी। हमारा सबका ये मसला है पाकिस्तानियों का, हमने ना उम्मीद रखनी छोड़ दी है। होपलेसनेस थ्योरी ये कहती है कि आपके पास जिंदगी में कोई मसला आया और आपने फौरी तौर पे जो लाइफ में कोई नेगेटिव बात हो ही जाती है, कोई नुकसान हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई कुछ मसला हो गया, बच्चा फेल हो गया, आप डॉक्टर नहीं बन सके, कुछ भी हो गया, तो आपने क्या कहा है जी, आपने फौरन उसका ना कोई वजह ढूंढी और आप फौरन कहाँ चले गए, होपलेसनेस में चले गए। आपने कहा जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, और उस होपलेसनेस ने आपकी बॉडी में क्या किया, आपकी बॉडी के अंदर डिप्रेशन जो है ना वो इंड्यूस कर दिया। ठीक है, तो कुरान पाक इस हिस्सा से कहता है कि ए पैगंबर मेरी तरफ से लोगों को कह दीजिए कि जिन्होंने अपनी जानों पे ज्यादती की है, ठीक है, कि खुदा की रहमत से नाउमीद ना हो। मतलब आप जानों पे ज्यादती का मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ हमारी हमारी तरफ से कि हमने जो चाहा वो नहीं हो पाए ना, हम असरफुल अनफुसिहिम, अपनी जान पे हमने तसर्रुफ कर लिया। इसको बाद में कोई पूछेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, आपने अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। खुदा तो इन्नल्लाह यगफिरुल ज़ुनूबा जमीअन, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देता है, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। तो ये आयत जो है ना बस इस पे आज खत्म करते हैं सेशन को, और इस किताब को भी खत्म करते हैं। तो बात ये है कि पूरी जो इस्लामी फिलॉसफी है ना वो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह पे खड़ी हुई है। अगर हमें पता है हम दुनिया में शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं और वापस डिस्कनेक्ट कर जाना है, दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अल्लाह के पास जाना है, तो फिर किस बात की मायूसी, और किस बात का डिप्रेशन, और किस बात की एंग्जाइटी, और किस बात का स्ट्रेस। ठीक है, आपको, क्योंकि जब आप हर टाइम अल्लाह ताला की रहमत मांग रहे होंगे और जुड़े होंगे तो फिर लाइफ में आपका हार्ट अटैक हो गया, आप डॉक्टर नहीं बन सके, आपकी तनख्वाह कम है, आपकी जॉब छूट गई, ये सब जो दुनिया के मसले हैं ना ये आपको रिलेट करेंगे टुवर्ड्स ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह के साथ। तो आपका डिप्रेशन, और फिर
होगा ना कि उनको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, तो ना खौफ की फिलॉसफी होगी ना गम की फिलॉसफी होगी। गम होता है डिप्रेशन के साथ और खौफ होता है फियर के साथ। तो अल्लाह ने कहा कि जो मोमिन है अ, उनके पर किसी किस्म का खौफ और गम नहीं होता। कुरान पाक की आयत भी है। जज़ाकल्लाह खैर, मेरे ख्याल में बहुत लेट हो गई है, सेशन को ख़त्म करते हैं। अ, कोई सवाल जवाब है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कीजिएगा। हाथ खड़ा हुआ है, फातिमा का हाथ खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जो गुस्सा एक इंसान को आता है, क्या वो भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता है? क्योंकि इसके इसके जवाब के आंसर में मेरा बेसिक क्वेश्चन है वो इस सवाल के जवाब के बाद है। देखिए, अब पता क्या बात है, मैं हमेशा उस बात पे कमेंट करूंगी जो मैंने पढ़ी होती है। ये बुक मैंने पढ़ी थी। हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मतलब मेरा बायोलॉजी से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। बुक मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कम्युनिटी के अंदर इसको जरूर शेयर करने चाहिए। अब इस बात का जो आपका जवाब है ना कि एग्जैक्ट मुझे वो हार्मोन तो नहीं पता जो आपकी उसको कंट्रोल करेगा। देखिए, मतलब आप जो कहना चाह रही हैं कि बॉडी में, लेकिन इसको ना एक दफ़ा साहिल भाई का मैं सेशन सुनूंगी, वो तो साइकोलॉजिस्ट है, तो मैं मतलब रेफरेंस उन्हीं का दे देती हूँ। मैं खुद से कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं इस तरह की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। किताब को पढ़ के बता देना एक और बात है, लेकिन खुद से मतलब मैं नहीं कर सकती इसमें ना, तसरुफ नहीं कर सकती। लेकिन साहिल भाई की मुझे एक बात याद आ रही है, मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी, मैं आपसे एग्जैक्ट वही उनका ना वीडियो क्लिप भी शेयर करूंगी। वो ना एक बात कर रहे थे कि एक बंदे को गुस्सा आया, जब आया तो नहीं पाक ने कहा जैसे कि आप बैठ जाएं या पानी पी लें, तो उस टाइम वो कह रहे थे कि आपके अंदर जो है ना वो कार्टिसोल जो है ना वो नैनोग्राम पर नैनोग्राम एमएल की बात कर रहे थे ना, कि वो बॉडी में रिलीज होता है हर गुस्से की एक जब गुस्से की एक वेव आती है ना, किसी बात पे गुस्सा आता है, जैसे आपको हमेशा गुस्सा किसी बात पे आता है तो आपकी बॉडी में उसका जो है ना वो एक हार्मोन रिलीज होता है। तो उसने, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो कार्टिसोल का ही तस्करा कर रहे थे। वो कहते थे, उन्होंने बताया कि आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी गुस्से के ऊपर उनकी ये वीडियो। मैं साहिल भाई के रेफरेंस से बात कर रही हूँ इस टाइम। तो उन्होंने फिर बताया कि आपकी बॉडी में जो है ना एक आपको कार्टिसोल आया हुआ है, तो उसको तो आप उस बंदे अभी वो ना उसको ना रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब मॉडरेट होने में टाइम लगेगा, वो अभी एक वेव के अंदर है। तो दूसरे बंदे ने आपको गुस्सा दिलाया, उसने कोई और बात कह दी, लड़ाई झगड़ा इससे ना बढ़ता है ना, तो आपके अंदर दूसरी जो है वो पीक आ गई, मतलब दूसरा जो है आपके अंदर बॉडी में कार्टिसोल की वेव जो है ना वो रिलीज होगी। इस तरह वो कहते हैं कि गुस्से पे गुस्सा भी बढ़ता चला जाता है। तो मुझे तो उनकी बात से ये लगा था कि ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो एक हार्मोन रिलीज तो होता है फातिमा, तो वो फिर और मल्टीपल टाइम वो बढ़ता चला जाता है। अब मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रही हैं। आप जी जज़ाकल्लाह। लेकिन मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये था कि जैसे इस्लाम कहता है, अगर हम गुस्से की एग्जांपल लें, ठीक है, साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को जो गुस्सा आता है वो किसी हार्मोनल चेंज या कि आपकी जो है वो इंटरनल किसी केमिकल किसी रिएक्शन की वजह से आ रहा होता है, ठीक है। जबकि इस्लाम कहता है कि आपने गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोडक्टरी बात नहीं लगती? कि मतलब एक चीज है कि वो हमारे माइंड में है, केमिकल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक हो रहा है कि कॉज की वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, दूसरे का इस्लाम ये कह रहा है कि आपने गुस्से को कंट्रोल करना है, जबकि वो चीज हमारे एक इमोशन एक अंदर जो पैदा हो मैं रहा है आपका उसकी सवाल वजह समझ से हो गई रहा है। हूँ, मैं आपका सवाल अब बिल्कुल समझ गई। आप जो बात करना चाह रही थी अब मैं भी समझी हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। अब बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसका जवाब मैंने कहीं रटा आगे पढ़ा था, कहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, ये बात ना उस्ताद नुमान ने भी अपने किसी सेक्शन में कही थी कि जो आप बात करें कि साइकोलॉजी बिल्कुल ये बात कहती है कि अगर गुस्से को बहुत ज्यादा कंट्रोल करोगे ना एनी टाइम, जो इस्लाम की फिलॉसफी में बताई जाती है कि जी सब्र करो, गुस्सा कंट्रोल करो, गुस्सा कंट्रोल करो। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। ये जो हमारे यहाँ और ये बताइए गलत बताई जाती है, मैं आपके बात से टोटली एग्री कर रही हूँ। इस्लाम ने हमें ये नहीं कहा कि, इस्लाम ने हमें सिर्फ ये कहा है कि मोमेंटली अपना गुस्सा कंट्रोल करो। और ये आसान बात नहीं होती, नबी पाक ने मतलब कि वो असल पहलवान जो है जो गुस्से पे कंट्रोल कर ले, इसका मतलब है हमारे अंदर कैपेसिटी है उस मोमेंटली गुस्सा। और उसकी वाही वजह ये है कि उस टाइम जो गुस्सा हमारी बॉडी में ट्रिगर हो रहा होता है ना, उस टाइम हम अपनी वो इड में जा रहे होते हैं, मतलब सब कॉन्शियस में जा रहे होते हैं, तो जो रिएक्शन आएगा ना वो सब कॉन्शियस होगा। उसकी ये वजह है कि बहुत से लोग गुस्से में आके कतर छतर कर देते हैं और बाद में उनको अफसोस हो रहा होता है ना, रिग्रेट होता है। जब वो कॉन्शियस कहते हैं, अक्सर वो कहते हैं जी कि हमें पता भी नहीं चला, हमने सब कॉन्शियसली कर दिया। आपको पता है ये बहुत से जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है ना वो इसी गुनाह और स्वाब को इसी बेस पे रखती है कि जी वो तो जब भी इंसान कोई गुनाह करता है तो बहुत गुस्से की स्टेट में होता है, नहीं कि सब कॉन्शियस स्टेट में होता है, तो किस बात की सजा, क्योंकि उस टाइम वो अपने गुस्से में था। इस्लाम ने इंसान को यहाँ पे आपके यहाँ पे इस्लाम ये कहता है कि वो जो मोमेंटली आप जो फंक्शन करते हैं ना, वो आप उसके लिए अपने गुस्से को नहीं कह सकते। इस और अल्लाह की बात सच्ची है, आपकी बात ठीक है कि वो, लेकिन मैंने अगर सारी बात से भाई की बात से रिलेट करूं तो ऐसा लगता है कि आप पहले अपने गुस्से को अपने पर हावी करते हैं तो वो आपके कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना। जो लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो जो हमें जो रेमेडीज बताएंगे गुस्से को, आपने अच्छा दूसरी बात ये है कि मुसलसल कंट्रोल नहीं करना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
उस टाइम कंट्रोल करना है, उस टाइम आप सिचुएशन से हट जाएं, पानी पी लें, पीछे जो हमारी सारी प्रैक्टिस है वो कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको जो मसला है ना वो आपने बाद में उतारना है, बाद में आपने जरूर उसकी काउंसलिंग करनी है, बात करनी है, उस बंदे को अपनी नाराजगी भी बतानी है, उसे खामोश, मतलब वो आप जिस तरह मर्जी प्रैक्टिस करें। उस्ताद नुमान ने, मैं सेशन के सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि उसका मतलब कतन ये नहीं है कि अब आप जो है वो क्रिश्चियंस की तरह हो जाए कि जी मुझे और मार लें, मैं बोलता ही नहीं। ऐसे आप करेंगे तो आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपने गुस्सा बाहर जरूर निकालना है, बस उस टाइम नहीं निकालना। ये इस्लाम हमें कहता है। मुझे नहीं, अब इसमें मुझे ज्यादा साइंस तो नहीं पता, अगर मैम, इस्लाम कह रहा है तो उसका मतलब हम कर सकते हैं। जी जी। एक्चुअली मैं इनका आंसर देना चाह रही हूँ, अगर मैं दे दूँ, श्योर। अलाउड प्लीज। हूँ? जी जी ओके। जरूर। सबसे पहली बात इन्होंने की है कि ड्यूरिंग एग्रेशन हमारा कौन सा वाला हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा होता है, और जिसकी वजह से हमें एग्रेशन ज्यादा बढ़ता है, तो वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। गुड, टेस्टोस्टेरोन जो कि थैंक यू। बेसिकली मर्दों में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए मर्दों को ज्यादा गुस्से वाला समझा जाता है बनिस्बत औरतों के। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ड्यूरिंग जब गुस्सा आता है तो उस दौरान टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेजरली जो बताया जाता है वो होता है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग जब की जाती है तो वो डीप ब्रीथिंग बेसिकली क्या करती है, हमारी जो ब्रेन केमिकल एक्टिविटी है उसको अल्टर कर देती है, जिससे हमारे जितने भी ये जो न्यूरो के लेवल है या जो न्यूरो रश होता है बेसिकली, वो जो है वो इतने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो बेसिकली ये इस तरह से ना गुस्सा ऊपर नीचे कम किया जाता है। दूसरी बात यह है कि गुस्सा कंट्रोल करना एक आर्ट है, और ये एकदम से नहीं आता है, इसलिए पूरी थेरेपी करवाई जाती है जो कि है एंगर मैनेजमेंट थेरेपी है। उसमें ना बेसिकली गुस्सा, और एक और चीज कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि गुस्से में समझ नहीं आई है बात, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मोस्ट जो भी हमारे डिसीजंस लिए जाते हैं वो ना हम लोग गुस्से में ना बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। अब इसको इस वाह, तरह से समझें, जबरदस्त। लेकिन हमें ना बॉस के अपने ऑफिस में किसी हमारा जो सीनियर बॉस है उन पे गुस्सा आता है, तो हम लोग एकदम से नहीं निकालते उन पे गुस्सा, बिकॉज उस टाइम हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, हमारा दिमाग ना सारी पॉसिबल एग्जैक्टली। कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा होता है कि मैंने इस पे गुस्सा कर दिया तो मे बी ये मुझे जॉब से निकाल देगा। तो फिर हम क्या करते हैं, घर आके अपने बीवी बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, मीन्स के उन पे निकालते हैं जहां पे हमें खतरा ज्यादा नहीं होता, जस्ट लाइक अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि पूरा डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हम अपने से लोअर बंदों को जो है उस पर गुस्सा निकाल के अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के खत्म करते हैं। तो गुस्से में ना इंसान अगर चाहे अपने आप को कंट्रोल करना, तो गुस्से में वो बहुत अच्छे फैसले ले सकता है, लेकिन हम लोग ना खुद नहीं करते हैं, हम अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, हम अपने आप को खुद से ना एक धोखे में रखते हैं कि नहीं जी मैंने गुस्से में कर दिया ये सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। गुस्से में ही आप ना बहुत समझदारी आपको आ रही होती है, आपको ये समझ आ रही होती है कि मुझे कब, किस टाइम, किस पे कैसे गुस्सा निकालना है। ये है बेसिकली। माशाल्लाह। फिर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है? मैं इतना अच्छा क्लिनिकल जवाब तो मेरे साइकोलॉजिस्ट पास भी हूँ। नहीं था, माशाल्लाह। एक्चुअली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। माशाल्लाह। तो मैं आपके सामने किताब पढ़ा रही हूँ, ये तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। और आप तो मुझे यंग भी लग रहे हो फिर, माशाल्लाह। नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं ना उनका वो क्वेश्चन वो देख रही थी, तो मैं अब किसी सवाल मैं का जवाब नहीं दूंगी, मजीद के सवाल है तो हीरा मौजूद है जवाब देने के लिए, एंड शी विल। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत जवाब था, ये तो आपने मुझे भी समझाया, माशाल्लाह। नहीं नहीं, थैंक यू, मैंने थैंक आपसे यू सो काफी मच। कुछ सीखा है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये मेरी थोड़ी सी नॉलेज थी जो मैंने शेयर की है, जो माशाल्लाह, मैंने माशाल्लाह। क्वेश्चंस में देखी है। जबरदस्त हीरा। हम आपको मजीद जहमत देंगे। और कोई सवाल है, अगर हीरा पेन से किसी ने करना हो, कोई भी बात, कोई आइडिया हो? मतलब इतना खूबसूरत जवाब था, माशाल्लाह। अह, फातिमा को क्लियर हुई बात कि ये जो हीरा बात कर रही है कि ये मेरा ख्याल था, अच्छा मेरी भी यहाँ पे करेक्शन हुई, मेरा ख्याल था ये आपका सबकॉन्शियस रिएक्शन होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, बट शी हैज एक्सप्लेन कि नहीं, बात ठीक है, हम मैनिपुलेट करते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। हाँ जी जी, क्लियर है, जज़ाकल्लाह। और ये बात भी ठीक है, वाकई सही है, हम बड़ों का गुस्सा बच्चों को उतारते हैं, दैट्स आल्सो एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत ही अच्छा पॉइंट था। पर प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। मजीद कोई बात हद नहीं है तो फिर सेशन खत्म करते हैं, होपफुली। आई होप आप सब लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, क्विक बस तो 1-2 मिनट में समरी रिवाइज कर देती हूँ, ताकि हमारी बातों में वो होम टेक मैसेज हमारे दिमागों में नक्श हो जाए। पहली बात तो ये थी कि 3 टाइप है हमारे दिमाग की। एक जो है वो ईट, ईगो और सुपर ईगो। हमेशा तो हमारी जो ईट है ना वो हमें सबकॉन्शियसली ऐसे काम करवाएगी जो हमें पता भी नहीं होगा ना, जिसका बुनियादी मकसद क्या होगा, आपकी सेल्फ सीकिंग है क्लियर, कि आपके अपनी जात को खुशी मिले, आप हमेशा खुश रहें, बाकी सबको जो है ना चाहे उनका कुछ भी बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन जो आपकी ईगो है वो हमेशा आपको ट्रेन करती रहती है कि नहीं,
ये अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं मोरालिटी के, आपने इनको फॉलो करना है। तो आप जब भी कोई काम करें अपनी देख लें कि आप ये ईद के अंदर करें कि आप सुपर ईगो में कर रहे हैं, बस ये आपने ख्याल रखना है। फिर आप ये देखें, एक बात और भी ज़हन में रखें कि आप हार्मोन से बने हुए, गोश्त से बने हुए एक इंसानी वैसी मशीन है जिसमें हमेशा केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो अगर आप कोई भी रिएक्शन दे रहे हैं किसी भी किस्म का, अच्छा बुरा, अग्रेसिव, डिप्रेसिव, एंगर, कुछ भी, तो वो सब के सब किसके अंडर आ रहे हैं, वो किसी ना किसी हार्मोन के अंडर आ रहे हैं। जस्ट ट्राई टू फिगर आउट। मैंने आपको मतलब मैं खुद साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, बस मैं आपको ये कह सकती हूँ कि उसको पढ़ें, डेप्थ में पढ़ें कि मेरे में अगर ये मसला है तो ये किस हार्मोन से रिलेटेड हो सकता है, और इसके लिए अगर मुझे मेडिसिन लेनी है तो कैसे लेनी है, अगर मुझे किसी से मशवरा करना, बातचीत करनी है, कभी दोस्तों में बातचीत करने से भी मसले हल हो जाते हैं, तो मुझे इस मसले को कैसे हल करना है, अपने आप पे खुद काम करें, अपने सेल्फ पे खुद काम करें। मैं भी करूँगी इंशाल्लाह, मेरे भी कुछ इश्यूज हैं, मैं उन पे काम करूंगी, प्रॉमिस करते हैं आज के सेशन में। और दूसरी तीसरी आखिरी बात क्या थी कि जो हमारे अंदर एक हाथ जब केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं तो हमारे अंदर जो डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, उनको हमने बहुत ज़्यादा जो है ना हाथ से बढ़ने नहीं देना। और वो कौन कौन से थे? मूड डिसऑर्डर थे, फियर डिसऑर्डर थे, डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स थे। तो आजकल के ज़माने में वो सब हम में होते हैं, छोटे मोटे सब में मौजूद होते हैं। तो सब ने उनको फिगर आउट करना है और कोशिश करना है कि उसको हम, क्योंकि अगर इनको हम कंट्रोल करते हैं ना तो फ़ायदा हमारा ही है। मतलब मेरी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है तो मैं क्या काम करूँगी? ये देखें, जिस चीज़ पे ज़िंदगी में कंट्रोल होता है ना आपका, वो आपकी अपनी बॉडी होती है। ये मेरा मुँह, ये मेरी आँख, ये मेरी नाक, ये मेरी कान, ठीक है ना? तो एंग्जाइटी, हीरा से अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर करवाते हैं ना, हीरा आ गई हैं, हीरा करेंगी। तो बस इसको ख़त्म करते हैं कि आप अपनी बॉडी को खुद कंट्रोल करना सीख लें, मैं भी अपनी बॉडी को खुद कंट्रोल करना सीख लूँ, तो इन्वायरमेंट भी मसला ही नहीं करेगा। फिर मुझे पता है कि इन्वायरमेंट जो मर्जी रिएक्शन दे, मैं इंटरनली इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। जो आपको डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो एक्सटर्नली एक्टिवेट नहीं होता। जब हम बच्चे थे तो पेरेंट्स हमारा ख्याल करते थे। अब हम ग्रोन अप हैं तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म हमें खुद एक्टिवेट करना है इंटरनली, ठीक है? अपने सेल्फ पे खुद काम करना है। हीरा, काइंडली अगर आप एंग्जाइटी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। अच्छा, बेसिकली एनजाइटी और एनजाइटी डिसऑर्डर्स दो अलग चीजें होती हैं, ठीक है। एनजाइटी अगर हम लोग आम अल्फाज में बोले ना तो वो बेचैनी को कहते हैं, ठीक। और एनजाइटी डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें ना आपको छोटी छोटी बात पे जो बात एनजाइटी वाली या बेचैनी वाली है भी नहीं है, आप उस हालत में चले जाते हो। अभी मैं सिर्फ एनजाइटी पे रहूंगी। एनजाइटी बेसिकली ऐसे डर और खौफ को कहते हैं जो कि आपको ना अपने एनवायरनमेंट से मिल रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट काम करने के लिए आपकी बॉडी आपको तैयार कर रही होती है। एक अलार्मिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारी बिल्डिंग्स में फायर सिस्टम लगे हुए होते हैं ना, कि जैसे ही कहीं पे धुआं डिटेक्ट हो जाएगा तो फायर सिस्टम जो है वो अलार्म करना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम होता है कि आप, लेट्स से कि आप एक गली में से जा रही हैं और आपको किसी ने आवाज दी है, ठीक है। और वो आपके लिए आवाज नहीं है, मतलब आप एकदम से डर गई हैं, एक सेकंड के लिए आपको डर लगेगा कि किस अननोन ने मुझे आवाज दी। तो उस दौरान जो आपकी बॉडी की कैफियत होगी, बॉडी जो वो सडनली आपकी एंजाइटी में चली जाएगी और वो होगी फाइट एंड फ्लाइट वाली। जब आप पीछे से मुड़ के देखेंगे ना उसको, अगर वो फेमिलियर होगा तो बॉडी जो है वो एकदम से नॉर्मल आ जाएगी। मीन्स कि जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है ना वो एकदम से नॉर्मल हो जाएगा और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कोई स्ट्रेंजर होगा तो तब जो कॉर्टिसोल लेवल है वो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देगा और वो ये कहेगा कि हमें ना डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि यहाँ पे आपने फाइट करना है या पे यहाँ पे स्विच डाउन हो जाना है या शट डाउन हो जाना है, ठीक है। तो बेसिकली एंजाइटी जो है ना, एक किस्म की अगर मैं ये बात करूँ तो एंजाइटी ना पॉजिटिव भी है और एंजाइटी नेगेटिव भी है। एंशियस होना, आपको अगर अपने फ्यूचर के लिए आप एंशियस हैं कि मैं अगर आज पढ़ूंगी नहीं तो कल पेपर में मैं पास नहीं हो सकती, तो ये वाली जो फीलिंग है ना जिसकी वजह से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगी, वो बेसिकली एंजाइटी है जो कि आपको ड्राइव करती है, आपको मोटिवेट करती है किसी अच्छे काम के लिए। लेकिन अगर जैसे अक्सर हमारी जो माएँ हैं उनमें जो एंजाइटीज आ जाती हैं वो ये है कि हाय अल्लाह, बच्चा बाहर चला गया अभी तक वापस नहीं आया, और वो घूमना फिरना शुरू हो जाती हैं घर में, और फिर वो जो है ना अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, बीपी शूट कर जाता है उनका, दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में चली जाती है। तो एंजाइटी बेसिकली इज़्तिराब की हालत को, बेचैनी की हालत को कहते हैं। लेकिन ये ना सडन रिएक्शन होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। और एंजाइटी डिसऑर्डर ये जबरदस्त। तब चेंज होता है। फिर मैं आपको थोड़ी सी बात को यहीं से टेकअप करूं। मैंने लास्ट टाइम भी सेशन में आपको बताया था, आप सब लोगों को, मैं पर्सनली मैं अपना शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, कि जब भी कोई सेशन होता है ना, आज की डेट में भी भी सेशन से जो पहले 5 मिनट होते हैं ना, मेरे लिए वो स्वेयर एंग्जाइटी के होते हैं। आई डोंट नो क्यों, फॉर सम रीजन, मुझे नहीं पता होता, और मेरे घर वालों को भी पता है कि मुझे ना एक अजीब सी बेचैनी हो रही होती है। शायद वो जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है तो मेरी बॉडी स्मूथली जो है ना वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाती है। फिर मुझे खुद फील हो रहा होता है कि नहीं, अब मैं एंग्जाइटी में नहीं हूँ। ये प्रेजेंटेशन एंजाइटी होती है ये बेसिकली, कौन सा? जो कि प्रेजेंटेशन से पहले होती है।
हाँ और एग्जैक्टली, जब और आप उस हमेशा होती है, सिचुएशन में और आ हमेशा जाते हैं होती है। ना, मैं इतने सेशन कर चुकी हूँ, पर हाँ हमेशा मुझे एंग्जाइटी, एक ये 5 मिनट होता है। हमेशा होते हैं एंग्जाइटी के, और फिर सब नहीं ठीक ये हो जाता सबके है। साथ होती है ये चीज। एक्चुअली मैं खुद हूँ ना साइकोलॉजिस्ट, मैं ना पेशेंट को देखने लगती हूँ ना स्टार्ट में, तो मुझे लगता है मैं नहीं डील कर पाऊंगी, लेकिन जब मैं इसके सिम्टम्स सुनती हूँ फिर मुझे मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, मेरे को अच्छा इतना मसला नहीं है ये। तो ये इनाम, ना, ये एक सडन रिएक्शन होता है जो आपको ना एक अपनी आपकी बॉडी को तैयार करता है कि आपने किस तरह अपनी सिचुएशन को फेस करना है उसके लिए। तो ये इनाम नॉर्मल है, एंजाइटी होती है। हाँ जबरदस्त ये इनाम बिल्कुल है नॉर्मल। तो। अक्सर जो लोग होते हैं ना जिनको थोड़ी सी ऊंची आवाज कर दो तो वो डर जाते हैं, और आपने अक्सर ये भी ऑब्जर्व किया होगा अपनी सराउंडिंग्स में, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि जिन पे जरा से चीखते हैं ना आप, तो वो एकदम से ना बेहोश हो जाते हैं। तो बेसिकली वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, जिसमें उनका ना फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट होने के बजाय डायरेक्टली ब्रेन जो है वो शट डाउन पे हो जाता है। ब्रेन वो ये नहीं कहता कि आपने तैयार होना है, बस वो ना शट डाउन हो जाता है, ब्रेन को समझ नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। नहीं इनाम भाई, हीरा ये कह रही हैं कि अब मुझे बताइए, इनाम भाई हैं कि बहन है, जो भी हैं खैर, लेकिन कहना ये चाह रही हैं हीरा कि एंजाइटी आपको हर काम से पहले हर चीज आएगी। अच्छा फौजिया, माशाल्लाह, फौजिया, आप फौजी हैं, ठीक है, आई गॉट इट नाउ। तो वो हीरा ये कहना चाह रही है कि एंजाइटी आपको आएगी आएगी। अब आपने उसको एंजाइटी को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो आपको उस चीज़ को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए आप वो टास्क कर पाएं, ठीक है। या अगर उसमें देखें, उसके बाद दो चीज़ें ना, अगर तो वो नेगेटिवली टास्क हो रहा है तो आपने अपनी नेगेटिव मतलब उसको रिस्पॉन्स देंगे बॉडी का। जो वो बात करी ना अभी हीरा, उस पर गौर करें कि फाइट या फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट करना है, कि मैंने फाइट करनी है कि मैंने फ्लाइट करनी है, मैंने मैंने लड़ना है इस सिचुएशन से या मैंने भाग जाना है। ये आपको हीरा कह रही है। और दूसरी सिचुएशन जो है ना वो ये है कि वो जो बच्चा बेहोश हो जाता है, वो एक्टिविटी में चला जाएगा। इज इट सो? तो बस आपने इसको अपनी एंग्जाइटी को खुद अपने फिगर आउट करना है। मैं तो फिर इस लिहाज से मेरी एंग्जाइटी फिर पॉजिटिव ही है, क्योंकि आई थिंक मेरी एंग्जाइटी आप सेशन पे हावी नहीं होती, आई थिंक। मैं अपनी सेशन को खराब नहीं होने देती हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ तो हीरा ऐसे ही है। हाँ जी ऐसा ही है। अगर आपकी एंजाइटी आप पे हावी हो जाती तो आप ना सेशन के दौरान ही स्किप कर जाती हैं, आप वर्ड्स भूल जाती हैं, आपको ये ना समझ आती कि मैं बोल क्या रही हूँ, वर्ड्स आपके मिक्सअप हो जाते हैं अगर आपकी एंजाइटी ड्यूरिंग सेशंस भी होती तो। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मुझे तो पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया है। शौकत ने हाथ खड़ा किया, इनसे बात कर लेते हैं। शौकत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ अ, मेरी आवाज़ आ रही? बिल्कुल आ रही है। अ, हीरा से मुझे क्वेश्चन है एक। हीरा, पता नहीं अभी क्वेश्चन इस सारे सिनेरियो से रिलेटेड, लेकिन ये मेरे जहन में आ रहा था कि आपके पास अगर दो पर्सनालिटीज हैं, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जो कि हर चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव कंसीडर किए जाते हैं, कि इन पे गुस्सा नहीं कर सकते, ये सेंसिटिव है। इसको हम ये चीज़ फौरन से दिला देंगे, सेंसिटिव है, इसको हम थोड़ा सा कह देंगे सेंसिटिव है। मतलब एक लोगों ने एक बनाया हुआ है कि आपकी फैमिली में कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, कि हम उनको किसी भी चीज़ की ये सेंसिटिव है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, या उसको बड़ा ही लोग उसको फिर नखरों से रखना शुरू कर देते हैं, या प्यार से, या जिस तरह भी। तो उस पर एक लेबल लग जाता है, उस बंदे को भी पता चल जाता है या बंदी को कि मैं एक सेंसिटिव हूँ। और फिर उसने हर बात में ये कहना होता है कि मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे छोटी सी बात से मेरा जो ब्रेन है ना वो ट्रिगर कर जाता है। या फिर मुझे अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो मुझे परेशानी होने लगती है। इसी के साथ अगर उसके दूसरे बहन भाई को ही देखा जाए, या किसी दूसरे इंसान को देखा जाए जो कि इस मेंटल कंडीशन में है कि उसके लिए कोई चीज़ मैटर ही नहीं कर रही, मतलब उसे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, कोई चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही, या अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो उसके बारे में ये राय बन जाती है कि आप या तो बहुत स्ट्रोंग हो, ठीक है, मतलब हम उसको ये कह देते हैं कि ये तो स्ट्रोंग है, ये तो किसी भी चीज को अब्जॉर्ब कर जाता है, ये बहुत सेंसिटिव है, ये किसी भी चीज को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक टाइटल लगा दिया जाता है, अब दोनों बंदों को ये पता चल जाता है। अब सेंसिटिव जो होते हैं समटाइम वो अपनी इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं, कि उनके लिए हम किसी भी चीज को रखते हैं तो वो पेरेंट्स या आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड सिबलिंग जो भी होते हैं, वो सारे कहते हैं कि नहीं इसको ये बात नहीं करनी है, तो वो सेंसिटिव है, ठीक है। समटाइम वो कोई फुली हरकत भी कर रहा हो, उसको डिफेंड कर दिया जाता है कि ये सेंसिटिव है, ये इसको हम रोक नहीं सकते, ये कुछ कह नहीं सकते। दूसरी तरफ एक वही बंदा जो कि हर चीज जिसके मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, या उसकी सेंसेस है ना, चाहे वो काम कर रही है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता चीजों को, या वो उस चीज को वैसे निगोशिएट नहीं करता। ऐसे इन दो बंदों के बीच में, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगता है कि एंजाइटी कह लें या डिप्रेशन कह लें या स्ट्रेस की कंडीशन कह लें या माइंड का अल्टर होना कह लें, ठीक है।
किस अच्छा बंदे का ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है, उसका जिसने अपने आप को सेंसिटिव करार दे दिया है, या फिर उस बंदे का कि जिसने किसी भी चीज को बोलना छोड़ दिया है या इम्पैक्ट छोड़ दिया है, या वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। दोनों में ज्यादा डेंजरस कौन हो चुका है? ओके, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी। अच्छा, बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, अगर मैं अपने उससे बोलूँ ना, तो ज़्यादा जो डेंजरस है या ज़्यादा नुकसानदेह जो है ना, वो उस बंदे के लिए जो ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है। ठीक है, बिकॉज देखिए हमारी लाइफ में ना बहुत से इश्यूज आते हैं जो कि हम लोगों ने हर स्टेज पे, पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते हैं हर स्टेज पे, हमें जो है फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती है। उसके मुकाबले में जो इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है ना बंदा, लेकिन वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता है जिसको आप स्ट्रांग बोल रही हैं, उसके भी डीप डाउन बहुत से इश्यूज होते हैं। तो खैर ये अलग डिबेट है, लेकिन उसमें ये चीज होगी कि जो फिलहाल मैं उसको ना इमोशनली स्ट्रांग पर्सन ही कंसिडर करूंगी। उसके लाइफ में कोई भी इशू आ जाता है ना, वो उसको हैंडल कर लेता है, वो उसको टैकल कर लेता है, बिकॉज उसको पता होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, उसको कोई भी बंदा जो है ना सपोर्ट करने वाला नहीं है, उसने जो भी प्रॉब्लम देखनी है वो खुद करनी है। लेकिन जिसको आपने ना बचपन से सेंसिटिव और लाड प्यार से नरम मजाज वाला कर करके आपने बड़ा किया हुआ होता है ना, तो जब लाइफ में उनके लिए प्रॉब्लम आती है ना, तो वो उसको टैकल नहीं कर पाते हैं उस प्रॉब्लम को, और फिर उनमें जो है ना देन एंजाइटीज और डिप्रेशन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही पर्सन्स में हमारे पास बाइपोलर्स के और इसके या मूड डिप्रेसिव, मेजर डिप्रेसिव के पेशेंट आ रहे होते हैं।